मॉर्निंग फ्रेंड्स, करें स्टार्ट। कल कुछ पढ़ा था, थियरी ऑफ, याद है क्या? हमने ये 5 थियरी देखी थी। 5 थियरी मतलब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। उसमें एक मर्केंटलिस्टिक अप्रोच हमने पढ़ा था और एक पढ़ा था थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दिया है। और उस थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने एक ये 2x2 मॉडल देखा था, याद है आपको? और इसमें हमने क्या बोला था कि भैया ए कंट्री जो है वो 1 घंटे में 6 बुशेल्स वीट बना देता है और ए कंट्री 1 घंटे में 4 यार्ड्स क्लॉथ बनाता है। उसके मुकाबले बी कंट्री 1 घंटे में 1 ही बुशेल्स वीट बनाता है और वही बी कंट्री 5 यार्ड क्लॉथ बना देता है 1 घंटे में। मतलब कंट्री ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वीट के अंदर, क्योंकि अगर वो 6 बुशेल्स बना लेता है 1 घंटे में तो उसके मुकाबले जो कंट्री बी है वो सिर्फ 1 ही बुशेल्स बनाता है 1 घंटे में। मतलब कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग व्हीट। हाँ कि ना? और फिर क्लॉथ की अगर बात करें तो कंट्री ए जो है वो 4 यार्ड्स क्लॉथ बनाता है 1 घंटे में और कंट्री बी जो है वो 5 यार्ड्स क्लॉथ बना लेता है 1 घंटे में। दैट मीन्स कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ वेयर एज कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ। तो ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए? ए ने क्या करना चाहिए? वीट बनाना चाहिए और बी ने क्या करना चाहिए? क्लॉथ बनाना चाहिए और दोनों आपस में ट्रेड कर लेना चाहिए। ये कल आप लोगों को पढ़ाया था। फिर एक सवाल पे हमने ये छोड़ दिया था कि भैया चलो ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं इसको मिटा के अगर ये 2 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगेन ये होता है कि कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन इन व्हीट as well as country A has absolute advantage in cloth also, क्योंकि ये तो 4 यार्ड्स क्लॉथ बना लेता है 1 घंटे में और ये बी तो सिर्फ 2 यार्ड्स क्लॉथ बनाता है। तो अभी मैंने बोला था ट्रेडिंग होंगी क्या, और अगर हुई भी तो दोनों को फायदा होगा क्या? मेरा ये सवाल था। सोचा क्या घर पे कि ए को ही फायदा होगा बी को नहीं होगा? कैसे? अच्छा, तो किसने क्या बनाना चाहिए फिर? नहीं, इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स का मतलब पता है क्या होता है? या तो 1 घंटे में 6 ये बना लेगा या 1 घंटे में 6 ये बनाएगा, या तो ये बनाएगा या ये बनाएगा, ऐसा है। क्यों? क्यों? रिलेटिव को यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बोला। रिलेटिव ना बोल के उन्होंने कंपैरेटिव, मतलब वही होता है भैया अगर क्लॉथ बनाता हूं तो 4 ही यार्ड्स बनते हैं। ए अगर क्लॉथ बनाता है तो 4 ही यार्ड्स बनते हैं, लेकिन अगर वीट बनाए तो 6 बुशेल्स बनेंगे। अच्छी बात है। और कंट्री बी अगर वीट बनाता है तो 1 ही बनेगा बुशेल्स 1 घंटे में, लेकिन वो 1 घंटा वेस्ट वीट में ना करके अगर वो 1 घंटा क्लॉथ में लगा देगा तो कितने यार्ड्स बन जाएंगे? 2 यार्ड्स क्लॉथ बन जाएंगे। तो हार्ड ट्रेडिंग अभी भी पॉसिबल है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और रिकार्डो ने दिया। रिकार्डो का कहना था कि अगर किसी कंट्री को दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज भी हो, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किसको है? एब्सोल्यूट बी को। देखिए, वीट भी ए से कम बनाता है, क्लॉथ भी ए से कम बनाता है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, और ए कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो फिर आप क्या करो? कंपैरेटिव असेसमेंट करो। ए को कंपैरेटिवली या रिलेटिवली कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा फायदेमंद है? ए कंट्री के हिसाब से वीट बनाना। और बी कंट्री को कंपैरेटिवली वीट से ज्यादा फायदेमंद क्या है? क्लॉथ बनाना। तो एक काम करो, आप ए कंट्री जो है वो वीट बनाओ, बी कंट्री जो है क्लॉथ बनाओ और ट्रेडिंग करके देख लो फायदा होता है क्या। करके देखेंगे, ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं एक बार कि फायदा होता है क्या। हम कल एब्सेंट थे ना? हाँ, पढ़ा क्या घर पे? पढ़ा क्या? स्टार्टिंग पूरा एक बार पढ़ना और पूरा छाप के अच्छे से दिया हुआ। अभी आज ये समझो, आपको अपने आप वो भी समझ जाएंगे। दोनों पूरा सिमिलर है, दोनों जो है ना थ्योरी सिमिलर, ठीक है?
ध्यान दे रहे? अच्छा, एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन जमा गया? नहीं जमा गया? जम गया क्या? चलिए सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स की एक बार बात कर लेते हैं। मैं पेज क्लियर करता हूं। आपका कंट्री ए, कंट्री बी, वीट बुशेल्स पर आवर, क्लॉथ यार्ड्स पर आवर। अगेन हमारा 2x2 का मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। यहाँ पे 6, 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। हमने कहाँ चेंज किया दोस्तों? सिर्फ यहाँ चेंज किया। वहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब हो रहा कंट्री ए को दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंट्री बी को दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। अब थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव असेसमेंट जो रिकार्डो ने दी, रिकार्डो ने बोला ठीक है एब्सोल्यूट तो भले ही उसको होगा, लेकिन उसके लिए वीड बनाना ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि 6 बुशेल्स बना सकता है कंपेयर टू क्लॉथ। क्लॉथ सिर्फ 4 यार्ड बनाता है। वैसे ही बी के हिसाब से क्या फायदेमंद है? वीड बनाएगा तो एक ही बनेगा और क्लॉथ बनाएगा तो 2 बनेंगे। तो क्यों ना ऐसा हो कि कंट्री ए ये बनाए, क्या बोलते हैं इसको आपके, वीट, और कंट्री बी जो है ये क्लॉथ बनाए। चलिए ठीक है। ट्रेडिंग, कल की ट्रेडिंग कैसी करी थी? देखिए कैसे, क्या क्या एक्सचेंज किया था? 6 वीट 6 सी, याद है? इक्वल एक्सचेंज किया था, तो वैसे ही इक्वल एक्सचेंज करते हैं। 6 वीट 6 सी, इसका मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं। 6 वीट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? कंट्री ए को 1 घंटा लगेगा। ठीक है, चलो पहले कंट्री ए के हिसाब से बोलता हूँ। हाँ, कंट्री ए 6 वीट बनाया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। किसको एक्सपोर्ट किया? बी को, एक्सपोर्ट टू बी। ये एक्सचेंज रेट है हमारा, है ना? 6 वीट देगा कौन देगा? ए देगा। 6 सी देगा कौन देगा? बी देगा। और कंट्री बी क्या कर रहा है? 6 कितना देना पड़ेगा? 6 सी देना पड़ेगा ना, 6 सी देना पड़ेगा। किसको एक्सपोर्ट करेगा? एक्सपोर्ट टू ए। चलो ठीक है। कंट्री ए को क्या मिला? ये तो एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट क्या हुआ? 6 सी मिल गया। 6 सी बनाने को कंट्री ए को कितना समय लगता था? 1.5 आवर्स लगते थे, और 1.5 आवर के गुड्स ले लिए और बदले में दिए कितने? सिर्फ 1 आवर के गुड्स दिए, है ना? क्योंकि 6W बनाने को 1 ही घंटा लगता है। किसको? कंट्री ए को। कल कितने लोग एब्सेंट थे? हाँ, हाथ नीचे करो बेटा। आप भी एब्सेंट थे, आप भी एब्सेंट थे, तो ये नहीं समझेगा, तकलीफ जाएंगी। जितना समझ रहे हो उतना समझने की थोड़ी देर के लिए कोशिश करो। अच्छा, पढ़े क्या घर पे? ये एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली थ्योरी नहीं पढ़े होंगे ना? हाँ पढ़े। चलो ध्यान दो इधर। 6 वीट बनाने के लिए कितना टाइम लगे? ये मैट्रिक्स बना, इसका मतलब क्या है? कंट्री ए को वीट बनाना है तो 1 घंटे में 6 बुशेल्स बनाता है। कंट्री ए को क्लॉथ बनाना है तो 1 घंटे में 4 यार्ड्स बनाता है। कंट्री बी को वीट बनाना है तो 1 घंटे में 1 बुशेल्स बनाता है। कंट्री बी को क्लॉथ बनाना है तो 1 घंटे में 2 यार्ड्स बनाता है। इसका मतलब ये है। अब हमने ट्रेडिंग कराई दोनों की। ए को बोला तो वीट बना, बी को बोला तो क्लॉथ बना। क्यों? कि वो इसीलिए बोला कि भैया अगर ये 1 घंटे में सिर्फ 1 ही घंटा अगर कंट्री ए के पास है तो ये क्या बना लेगा? वीट तो 6 बुशेल्स बना लेगा, या फिर सिर्फ 4 यार्ड्स क्लॉथ बनाएगा। तो 6 बनाना ज़्यादा बेटर है 4 से। वैसे ही बी 1 बुशेल्स वीट बनाता है 1 घंटे में तो 2 यार्ड्स क्लॉथ बना लेता है। तो थ्योरी ऑफ एप्स, देखिए दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज तो ए को ही है, लेकिन अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करो जो हम थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ए के लिए वीट बनाना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 6 यूनिट्स बन जाएंगे।
और कंट्री बी के लिए क्लॉथ बनाना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 1 घंटे में एक ही बुशल्स व्हीट का बना सकता है। बराबर है, चलो ठीक है। तो अब ट्रेडिंग करके देख लेते हैं कि भैया दोनों को फ़ायदा होगा क्या कि नहीं होगा। तो ट्रेडिंग हमने करा ही, कल जैसे हमने 6W 6C की ट्रेडिंग ली थी, वैसे आज भी वही ट्रेडिंग ले ली। इस ट्रेडिंग में हम देखते हैं कंट्री ए जो है वो 6 व्हीट 1 घंटे पे बना के बराबर बी को एक्सपोर्ट कर देता है, और बदले में क्या मिलता है उसको, 6C मिल जाता है बी से। तो इसका मतलब अगर वो 6C खुद बनाता तो उसको 1.5 घंटा लग जाता। देखो ना, 1 घंटे में 4, तो 6 बनाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, और उसने कितने घंटे यूज किए अपने, 1 ही घंटे, यानी 1.5 घंटे का माल ले लिया, 1 घंटे का गुड्स दे दिया। तो फायदा कितने घंटे का हुआ, आधे घंटे का नेट फायदा हो गया उसको। या मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं सी के अंदर तो मैं बोल सकता हूं 2C का फायदा हो गया। कैसे सर, मैं 1 घंटा यूज करता तो मैं तो 4 ही बनाता, मुझे वही 1 घंटा मेहनत करके 6 मिल गए, तो फायदा कितना हुआ, 6C दिए ना भैया इसने, बी ने। आपने 1 घंटे के गुड्स दिए, आप अगर 1 घंटा सी वीट ना बना के सी बनाते, सी यानी क्लॉथ, तो आप तो 4 ही बना पाते, आपको तो 6 आ गए। ये सर ना, 2C का फायदा हो गया। अब बी को फायदा हुआ क्या, ये ए को तो फायदा होगा तो मालूम था, क्योंकि ए को तो दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब देखना ये कि बी को फायदा होता है क्या, क्योंकि देखिए कभी भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग तभी होंगी जब दोनों कंट्री को फायदा दिखेगा, नहीं तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग वो लोग नहीं करेंगे। चलो देखते फायदा होता क्या। कंट्री बी को 6C बनाने के लिए कितना समय लगा, 3 घंटे लगेंगे। अरे भाई 1 घंटे में 2 बनाता है, तो 6 बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा, 3 लगेंगे ना। इस 6C जो इसने एक्सपोर्ट किया, बदले में इंपोर्ट क्या किया, मिला क्या, 6W 6 व्हीट। 6 व्हीट बनाने को कितना टाइम लगता था इसको, 6 घंटे। बाप रे, यानी 3 घंटे दिया, बदले में 6 घंटे के गुड्स अंदर किया। क्यों, तो कितने घंटे का फायदा हो गया बी का, ज्यादा फायदा हो गया सर, 3 आवर्स का फायदा हो गया। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, अगर ये 6 घंटे काम करके इसने कितने सी बनाए होंगे, कितने सी बनाए होंगे, 12, और दिए कितने हैं, 6, है कि नहीं। तो कितने सी का फायदा कर लिया इसने। अगर मैं आवर्स में कहना चाहूं तो 3 आवर्स का फायदा किया, सी में कहना चाहूं तो 6C का फायदा कर लिया। या वीट, आप वीट फॉर्म में भी निकाल सकते, भैया मैं 6 घंटे कितने वीट बना सकता था, वो तो फिर सेम ही आएगा, और मैंने 3 घंटे 3 आवर्स के अंदर कितने 3 वीट्स का फायदा किया, ये भी आप बोल सकते हैं। यस और नो। चलिए अब ये आपका ये हो गया, दोनों को फायदा हो गया, लेकिन ये फायदा कब तक रहेगा जरा ये बताना। हाँ, अरे यहाँ पे नहीं पकड़ना है हमारे को प्राइस एज अ फैक्टर। बार्टर एक्सचेंज, कल एब्सेंट थे तो क्या करूँ अभी उसका। कल मैंने बोला था ना प्राइस भूल जाओ, बार्टर सिस्टम पकड़ो। बार्टर, बार्टर समझता है जिसमें प्राइस रेलेवेंट नहीं रहता। हाँ, और रहो एब्सेंट। एब्सेंट ताने तो सुनना पड़ेगा ना थोड़े तो। चलो ये समझ आया कि नहीं आया। लेकिन ये कब तक फायदा होगा, जब तक इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है। चलो एक बात बताओ, 12C बना सकता है, पहले बी की बात करते हैं, ठीक है, बी की बात करते हैं। बी कंट्री कितने सी बना रहा है 6 घंटे में, 12C। तो 12C से जो भी कम देना पड़े वो उसका फायदा। अभी तो 6 देना पड़ रहा, 7 भी देना पड़े तो चलेगा इसको, हाँ 8 भी देना पड़े तो चलेगा, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा। 12 पे ही विल बी इनडिफरेंट, अब कुछ फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा। और 13 की बात आएंगी तो बोलेगा नहीं नहीं करना है, ट्रेडिंग ही नहीं करना है। हो सकता है 12 पे भी बोल दे ट्रेडिंग नहीं करना है, फायदा भी नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, तो काहे के लिए मगजमारी करना। 11 तक वो सोचेगा ठीक है, यानी मैक्सिमम लिमिट हो गई 12। अब ए कंट्री के एंगल से देखो, ए कंट्री को कितने सी मिल रहे बेटा, 6। एक कंट्री को 6C मिल रहे हैं, 5 मिलेंगे तो भी ट्रेडिंग कर लेगा वो। एक कंट्री को 6C मिल रहे हैं, मैं बोलता हूं 5 मिलेगा तो भी ट्रेडिंग कर लेगा। हाँ सर मैं तो 4 ही बना सकता था, 5 मिल रहे फिर भी 1C का फायदा है कि नहीं है।
और अगर 4 मिले तो फिर इनडिफरेंट, 4 मिले तो क्या, नहीं मिले तो क्या, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी 1 घंटे में 4 ही बना सकता था, वो भी 4 बना रहा है, ठीक है। यानी लोअर लिमिट क्या हो गई, 4। दोनों का एवरेज क्या हुआ, 12 + 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता, यानी टोटल फायदा जो दोनों को होने वाला है वो 8 का फायदा है। अब ये फायदा आपस में बांटेंगे ये लोग कैसे, देखो 8C का फायदा है टोटल, या टोटल 8 यूनिट्स का फायदा है, कोई भी चीज हो चाहे, ध्यान देना, अस्सी पकड़ लेते हैं, अपना क्या जा रहा। टोटल फायदा 8 का हुआ है, किसमें, ये इंटरनेशनल ट्रेड में टोटल फायदा, किसी को ज्यादा किसी को कम। ए को कितने सी का फायदा हुआ है, बी को कितने सी का फायदा हुआ है, 6 का, 6 और 8, 6 और 2 कितना होता है, 8 हो गया, जादू हो गया, नहीं जादू नहीं है, नॉर्मल चीज है भैया। 12, एक सेकंड, 12 के बाद ये ट्रेडिंग करेगा ही नहीं, बी ट्रेडिंग करेगा ही नहीं, 12 से ज्यादा देना पड़ा तो काय के लिए, पागल हो गया क्या वो ट्रेडिंग करेगा, और 4 के नीचे ये ट्रेडिंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्प्रेड, इसको बोलते हैं स्प्रेड, स्प्रेड यानी गैप, गैप कितनी है, 8C की गैप है, यानी ये जो फायदा दिख रहा है आपको स्प्रेड, इट इज द टोटल बेनिफिट विच अकर्स इन दिस इंटरनेशनल ट्रेड, total benefit which occurs in this international trade, and this total benefit will be divided between A and B. अब वो रेशो क्या होता है वो दोनों आपस में डिसाइड करो ना, वो आपकी मर्जी, उतनी अकल होनी चाहिए दोनों को ट्रेडिंग कैसे करना, ठीक है। हमने तो ये इक्वल ट्रेडिंग समझने के लिए पकड़ा है, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यस और नो, 5W दो 7C लो तो भी मान जाएगा वो, तो भी सी बी मान जाएगा, देख लेना। तो ये आप घर पे खेल सकते हैं, जितना खेलना है आपको, दिन भर करो, कोई तकलीफ नहीं। हाँ ये बात समझे, हाँ अब किसी को डाउट है पूछ, हाँ वो थोड़ी बताएंगे, वाह अपना ये सिर्फ मेरे को मालूम है, बी को मालूम है कि मेरे को कितना फायदा हो रहा है, सिर्फ ए को मालूम है कितना फायदा हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ए 1 घंटे में ये सब करता है, ये बी को नहीं पता, बी ये करता है, ये ए को नहीं पता। अगर इसको इसका सीक्रेट पता चल जाए, इसको इसका सीक्रेट पता चल जाए, तो ये इसको इतना कमाने देगा क्या। बेनिफिट टोटल 8C का, ये हमको दोनों कंट्री की सब कुछ पता है ना, मुझे इस कंट्री के बारे में भी सब पता है, मुझे इस कंट्री के बारे में भी सब पता है, इसलिए मुझे दिख रहा है टोटल 8C का बेनिफिट है। और ये बेनिफिट 2C के फॉर्म में ए को मिला और 6C के फॉर्म में बी को मिला। लेकिन अगर ए को ये पता चल जाए बी ने 6C कमा ली और मैं 2 ही कमा रहा, तो क्या ये रेट पे ट्रेडिंग करेगा क्या वो, नहीं, वो दिमाग चलाएगा अपना, जाने दो मेरे को, फिर वो भाव खाएगा, मतलब सीधी बात है। आप कोई शॉप में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, आपको शॉपकीपर का प्रॉफिट मार्जिन मालूम है क्या। मान लीजिए आप ये 200 रुपये की एक बॉटल खरीदते हो और आपको पता चल जाए शॉपकीपर का मार्जिन 100 रुपये, तो आप क्या करोगे, बस 200 में तो खरीदोगे नहीं, ये तो पक्की आप बोलोगे मेरे को 120 में चाहिए, या 100 कमा लिया ना, 10-20 रुपये बहुत हो गया। लेकिन अगर शॉपकीपर, आपको मालूम नहीं शॉपकीपर का मार्जिन क्या है, शॉपकीपर बोलेगा बहन जी इसमें 10 ही रुपये बच रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आपको मालूम ही नहीं है ना, तो आप चुपचाप 200 रुपये में खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो हर चीज़ अगर पता चल जाए अपने को, तो फिर बात ही क्या है। ये हम यानी एम्पायर है, एम्पायर को सब चीज़ मालूम है, ये क्या कर रहा वो भी, बैट्समैन ने क्या किया वो भी मालूम है, और बॉलर ने क्या किया वो भी मालूम। थर्ड एम्पायर है हम लोग, हमको दोनों दिख रहा है ऐसे। और पता चल जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, इतना कमाने नहीं देगा ये उसको, सीधी सी बात है ना। बी ज्यादा कमा ही नहीं पाएगा, यहाँ पे ज्यादा कौन कमा रहा, कंपेरेटिव ज्यादा फायदा फर्स्ट केस में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी बी को हो रहा था, इसमें भी हो रहा था। देखो होता क्या है, मुझे तो दोनों में फायदा है। कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करें तो मैं यानी कंट्री ए वीट बनाए कि क्लॉथ बनाए, दोनों में उसको फायदा है, बराबर। लेकिन कंपेरेटिवली अगर बी को देखा जाए तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, वो ए बनाए क्लॉथ बनाए या वीट बनाए, दोनों में उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। तो मरता क्या ना करता, जो भी मिलेगा बी का फायदा ही होगा ना। मेरे पास समझ लीजिए खाने के लिए कुछ नहीं है, और मुझे जो भी आपने लाके दे दिया तो मेरा पूरा ही फायदा हो गया ना। और मान लीजिए मेरे पास 2 रोटी है और आपने मुझे एक रोटी और या 2 रोटी आपने मुझे और ला दिए, तो मेरे को भले ही 2 का फायदा हो, लेकिन जब मेरी भूख ही 3 रोटी की है तो मुझे तो 1 ही रोटी का बेनिफिट गिना जाएगा ना, एडिशनल बेनिफिट विच आई डिराइव, 1 रोटी में फेंक दूंगा,
क्योंकि मेरे पेट में उतनी जगह है। और जो भूखा है, कुछ भी नहीं थी उसके पास, और पूरी की पूरी 2 रोटी मिल गई, तो फायदा कितने का माना जाएगा? पूरा 2 रोटी का। दैट मीन्स जिसकी हालत ज्यादा खराब है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जिसको है, उसके लिए तो ये ट्रेड हमेशा फायदेमंद ही रहेगी ना, और उसको फायदा भी थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे जो फायदा है, कितने का स्प्रेड था? 8C का। ये कंट्री ए को मिला 2C, कंट्री बी को मिला 6C। इतना ही फायदा, इससे ज्यादा फायदा आ ही नहीं सकता इस ट्रेड के अंदर। लेकिन ये कम ज्यादा हो सकता है यहाँ 5 हो जाए, या 3 हो जाए, या 4 हो जाए, या यहाँ पे 6 यहाँ पे भी 4 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब तक फायदा होगा तब तक ट्रेडिंग करेंगे, फायदा जैसे ही हट गया ट्रेडिंग बंद हो जाएंगी। ये बोलेंगे हमको नहीं देना। सबको अपना फायदा समझता कि नहीं समझता? समझा गया? हाँ कि ना? अब इसके अंदर इनसे पेट नहीं भरा इन लोगों का। अब ये जितना भी लिखा है सब अच्छे से छाप के दिया हुआ है, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ पूरा आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज के अंदर छाप के दिया है, कोई मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। पूरी मेरी लैंग्वेज है, जो मैं जितना जैसा बोला बिल्कुल वैसा के वैसा स्प्रेड बना के सब कुछ करके दिया हुआ है। बस इतना एफर्ट करना पड़ेगा, एक बार घर पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब ऐसे पढ़ने की क्लास अटेंड किए तो ज़रूरत नहीं है, क्लास नहीं अटेंड किए तो भैया एक बार जो एब्सेंट थे उस रिक्वेस्ट है, एक बार ये एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ना। ये 50% तो समझ में आई होंगी ना, जो कल एब्सेंट थे उनको भी। एब्सोल्यूट एडवांटेज घर पे पढ़ना, उसके बाद इस थ्योरी को पढ़ना, और फिर भी अगर नहीं समझे तो मेरे से कल सवेर जब भी बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है? पूछने की कोई मना नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ? पेट नहीं भरा। एक और आदमी आया जिसका नाम था हेबरलर। इसने क्या बोला? मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूंगा। ये कंपैरेटिव नहीं, आपका ये नहीं, सॉरी, एब्सोल्यूट की मैं बात नहीं करता। इसी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में मैं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम का तड़का लगाना चाहता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, लगा ले भैया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जरा पहले ये बताना। कॉस्ट सेक्रीफाइस टू, या प्रॉफिट सेक्रीफाइस बोलूं कि कॉस्ट सेक्रीफाइस बोलूं? आगे इनकम फॉरगॉन बोल सकते हैं। इनकम फॉरगॉन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये करता था तो शायद इतने पैसे मिलते थे, वो काम मैंने नहीं किया इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया, तो ये क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, सबसे पहले एक एग्जाम्पल, उससे ही शुरू करेंगे। मान लीजिए कंट्री ए, कंट्री बी, वही आपके वीट और क्लॉथ पकड़ लेते अपने, सब लिख के दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस इसमें एक नोट्स में एक गलती हुई है, वो करेक्शन कराऊंगा। जो लोग एब्सेंट थे वो कैसे करेक्शन करेंगे मैं तो ये सोच रहा, बता देना अपने भाई बहनों को, ठीक है? वीट, हाँ सुनो, वीट। अब सुनो, एक मैट्रिक्स दे रहा हूं। पूरे रिसोर्सेस से, पूरे रिसोर्सेस, कंट्री ए अगर अपने सब रिसोर्सेस यूज कर लेता है तो या तो 100 बुशेल्स वीट बना लेगा या 100 यूनिट्स क्लॉथ बना लेगा, या और बोल रहा हूं, हाँ समझ लो। और कंट्री बी अगर अपने सारे रिसोर्सेज भी यूज कर ले तो या तो 50 यूनिट्स वीट बना लेगा या 100 यूनिट क्लॉथ बना लेगा, ठीक है? ये आपको सिचुएशन दे दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंट्री ए 1 वीट बनाता है तो क्लॉथ ना बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी? 1:1। अरे 100 कैसे भाई, एक बोला ना। अरे तो 100:100 है तो 1:1 हुआ ना। अरे यार ऐसा मत बोलो, सवाल क्या पूछा मैंने? 100 यूनिट्स वीट या तो बनाता है या 100 यूनिट्स क्लॉथ बनाता है। अब मैंने बोला पर यूनिट कॉस्ट फॉरगॉन क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? पर यूनिट। एक वीट मैंने बनाया तो मैं एक क्लॉथ नहीं बना पाऊंगा, तो क्या नुकसान किया मैंने? एक क्लॉथ का, हाँ की ना? यानी अगर मैं 1 वीट बना लेता हूं, कंट्री ए की बात कर रहा हूं, तो मुझे एक क्लॉथ का नुकसान होगा, यस और नो? दिस इज लॉस। तो इस लॉस को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, और आई कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वीट। वीट बनाने की कीमत एक क्लॉथ ना बना के चुकाना पड़ा, हाँ की ना? पहले ही बता रहा, और या ये बनाऊंगा या ये बनाऊंगा, ठीक है? सिंपल है ये सब चीजें, वैसे रॉकेट साइंस नहीं है।
अब बी के लिए बता दो जरा क्या होगा। एक वीट अगर बनाया तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है? 2C की कॉस्ट लग रही है। तो किसने वीट बनाना चाहिए और इस किसने क्लॉथ बनाना चाहिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंगल से अगर देखोगे तो ए ने वीट बनाना चाहिए और बी ने क्लॉथ बनाना चाहिए। ए ने वीट इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि सर अगर ए वीट बनाएगा तो सिर्फ एक ही सी का नुकसान होगा, लेकिन अगर ये काम बी कर लेगा तो 2C का नुकसान हो जाएगा। तो 2C का नुकसान इज नॉट बेटर देन 1C का नुकसान, दैट इज 1C का नुकसान इज बेटर देन 2C का नुकसान। तो हम क्या करेंगे, ए को बोलेंगे भैया तू कुछ मत कर, तू वीट बना, और बी को क्या बोलेंगे, बेटा तू क्लॉथ बना, क्योंकि 2 यूनिट बनाएगा तो एक ही वीट का नुकसान होगा। सोचो 2 यूनिट बनाए, यहां तो अगर ये एक सी बनाता है गलती से ए, अगर मान लो ए अपनी बात नहीं मानता, एक सी बनाता है तो कितने का नुकसान होता है, एक वीट चला जाता है। और यहां पे अगर ये एक सी बना लेगा गलती से तो आधे वीट का ही नुकसान होगा ना, सोच के देखो, हाँ कि ना। तो व्हाट इज बेटर, कंट्री ए शुड प्रोड्यूस वीट, कंट्री बी शुड प्रोड्यूस क्लॉथ, यस और नो? यस। तो बस ये जो मैं बोल रहा है ये छाप के दिया, लेकिन एक गलती हो गई है टाइपिस्ट से, तो गलती प्लीज सुधार लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों को। हाँ तो क्लॉथ बनाएगा तो वीट नहीं बना पाएगा ना, वीट नहीं बना पाएगा। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, ये सिचुएशन में या तो ये बनाऊंगा या ये बनाऊंगा, आधा ये बनाता हूं आधा ये बनाता हूं, ऐसा नहीं पकड़ेंगे, ये अजम्पशन है इस थ्योरी का। आगे बोलो। तो ट्रेडिंग करेंगे ना, बी से लेंगे ना भैया, क्लॉथ लेंगे ना बी से। अरे बी ने अगर क्लॉथ बनाया तो वीट लगेगा कि नहीं खाने के लिए उसको, कि सिर्फ पहनने से काम चल जाता है? दोनों क्लॉथ कैसे बनाएंगे बेटा, सोच के देखो। अच्छा एक तो 2 ही कंट्री रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे रहते हैं तो। हाँ तो सुनो ना, अगर ए गलती से क्लॉथ बना लेता है तो ए ऐसा कंट्री ढूंढेगा जिसने वीट बनाया होगा और फिर उसके साथ ट्रेडिंग कर लेगा। मैं तो ये अज्यूम करा रहा आपको कि 2 ईच कंट्री है और ये बार्टर एक्सचेंज करना चाह रहे, तो कैसे होगा? पहले ही दिन बताया था कल ही कि बार्टर सिस्टम है, पैसे वाला हिसाब ही नहीं है। पैसे के हिसाब की बात करोगे तो ये तो थेरी नहीं बैठने वाले फिट। अब ये जमाने पहले थेरी दी हुई है, आज के टाइम पे नहीं है एग्जिस्टेंस में, लेकिन अब एग्जाम में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज के इकोनॉमिक्स अगर अप्लाई करोगे तो ये थ्योरी कोई काम की नहीं है, ये भी बता देता हूँ। सर आज ऐसा थोड़ी होता, अब नहीं होता मेरे को ही मालूम है, लेकिन एग्जाम में है ना। हाँ तो डाउट है क्या? एक काम करो, एक थोड़ा करेक्शन कर लो प्लीज। दिख रहा थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हैबेलर वाली थ्योरी, पेज नंबर निकालिए 4.8। ये देखो दिख रहा क्या, पेज नंबर 4.8, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। कंसिडर 2 कंट्रीज ए एंड बी एंड प्रोडक्ट्स से व्हीट एंड क्लॉथ विद इट्स एंटायर रिसोर्सेज, जितने भी है कंट्री ए कैन प्रोड्यूस आइदर, या तो 100 यूनिट व्हीट बनाऊंगा और 100 यूनिट्स क्लॉथ बनाऊंगा, आइदर और है, ठीक है, या तो 100 यूनिट क्लॉथ या 100 यूनिट व्हीट। सिमिलरली विद इट्स एंटायर रिसोर्सेज कंट्री बी कैन प्रोड्यूस आइदर 50 यूनिट्स ऑफ व्हीट और 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। In country A, the opportunity cost of 1 wheat foregone for 1 unit of cloth. However, in country B, opportunity cost is 1 unit of wheat foregone for 2 units of cloth. Yes or no? So, wheat will be relatively cheaper in country A and cloth will be relatively cheaper in country B. समझा क्या? पक्का? तो country A को opportunity cost advantage काय में है? क्लॉथ में है क्या? वीट में है। तो चलो काटो इसको, क्या लिखोगे यहां पे, क्लॉथ काट के वीट लिखिए।
कंट्री ए को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडवांटेज वीट में है, दैट इज ओनली 1 यूनिट क्लॉथ फॉरगॉन, गेहूं बना के सिर्फ 1 ही यूनिट क्लॉथ का नुकसान किया है, एंड हेंस इट विल एक्सपोर्ट वेट, शाबाश, एंड इंपोर्ट, यानी ये इतनी बड़े ब्लंडर है जिसकी हद में, वेयर एज कंट्री बी विल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, समझ गए आप लोग, बस इतना चेंज कर लीजिए, सिंपल है, वैसे पढ़ते पढ़ते भी समझ जाते, मेरे पास आ जाते सर ये क्या क्या लिखा, गलत लिखा सर। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ कंट्री बी, लेकिन क्या है हमारे को एक आदत है, कोई किसी को भी कंट्री ए पहले पढ़ने की आदत रहती है, बी बाद में पढ़ने की आदत है, अगर बी पहले ला दिया ना तो अरे ऐसा कैसे, अभी तक हम ए बी चलते हुए आ रहे हैं ना, इसीलिए ये करेक्शन ज्यादा बेटर है। किया क्या, क्यों हंस रहे हो, 7:30 बजे आए हो आप, ध्यान दो, अरे इधर देखो, चेक करेक्शन करो, ठीक है, समझ आई ये थ्योरी। अच्छा फायदा होगा कि फिर भी अगर ऐसा दोनों करेंगे तो फायदा होगा क्या, ट्रेडिंग करा के देखना है क्या, देख लेते हैं अपना क्या जाता है, ठीक है, बोथ कंट्रीज स्टैंड टू गेट इन द प्रोसेस, वाह दोनों को फायदा होता है, चलो ठीक है देख लेते हैं, होता कि नहीं बाबा ये बोल रहा है मेरे को नहीं पता होता क्या, ठीक है चलो देख लेते हैं अपना क्या जाता है। चलो कौन क्या बनाने वाला था, कंट्री ए क्या बनाने वाला है, वीट, कंट्री बी क्या बनाने वाला है, क्लॉथ, तो दोनों ने क्या क्या बनाया, एक ने बनाए 100 यूनिट्स वीट, दूसरे ने बनाए 100 यूनिट्स क्लॉथ, वेरी गुड। अब मुझे बताओ सबको वीट लगेगा, सबको दोनों को दोनों चीज की जरूरत है, पूरा वीट दे दूं क्या, नहीं आधा देता हूं, आधा मैं रख लेता हूं, 50 यूनिट वीट के बदले, अब ये पूरा क्लॉथ दे देगा क्या, नहीं, कितना देगा, 50। ए को 50 यूनिट्स वीट दिया, वीट एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट किया और बदले में क्या मिला, 50 यूनिट्स क्लॉथ, कुछ फायदा हुआ, नहीं, क्या कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मैं 50 यूनिट वीट देके 50 यूनिट क्लॉथ ही लिया, क्या फायदा किया, 50 ये 1:1 है ना यहाँ पे, कुछ फायदा भी नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बी का जरा फायदा देखना, 50 यूनिट क्लॉथ देके 50 यूनिट वीट लिया, और अगर ये क्लॉथ ना बनाता तो कितने वीट बना पाता, सिर्फ 50 ही बनाता, यानी इसने कितना फायदा कर दिया, डबल फायदा, कितने क्लॉथ का फायदा हो गया, सीधा 50C का फायदा हो गया इसको। अब ये ए को समझना पड़ेगा कि भैया 50 वीट अगर दे रहा है ना तो 60 क्लॉथ्स मांग, 70 क्लॉथ्स मांग, 80 क्लॉथ्स मांग, तो तेरा कुछ काम बनेगा, और ये देने को तैयार हो जाएगा, हाँ क्यों नहीं देगा, इसका क्या जा रहा है, इसको तो 50C का फायदा है ना, कि इसको 40 भी मिले तो चलता, 40 का फायदा मिले तो चलता, 30 का भी फायदा मिले तो चलता, यस और नो, 50-50 की ट्रेडिंग ना हो, 60-40 की भी हो तो भी चलेगा, 70-30 की भी हो तो भी चलेगा, यस और नो, समझ आ रही बात, नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए, तो ये फायदा डिफर कर सकता है, अब वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कंट्री ए कंट्री बी के ऊपर कि आपस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अरे क्लियर है क्या, क्या बोले, ये फायदा बताओ, ये पार्ट की ये फायदे वाला पार्ट, बट ट्रेडिंग वाला पार्ट बताओ कि ये ऊपर वाला पार्ट, नहीं अच्छा वो हाँ हाँ, एक मिनट मिटा देता ना वापस, ये ट्रेडिंग हो गई, ये समझ गया, हमने 100 यूनिट्स वीट बनाया, 100 क्लॉथ बनाया, तो हमने 50-50 की ट्रेडिंग कर ली, ठीक है, 50-50 की ट्रेडिंग मतलब कंट्री ए ने 100 यूनिट वीट बनाए हैं, तो एक काम करो 50 एक्सपोर्ट कर दो, 50 अपने पास रहने दो, और कंट्री बी ने कितने बनाए, 100 यूनिट्स क्लॉथ बनाए हैं,
तो क्या करो, 50 एक्सपोर्ट कर दो, 50 अपने पास रहने दो। मतलब कंट्री ए की अगर मैं बात करूं तो इससे 50 यूनिट वीट एक्सपोर्ट किया और बदले में क्या लिया, 50 यूनिट क्लॉथ ले लिया। ठीक है, इसको कुछ फायदा या नुकसान हुआ क्या? ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इन डिफरेंट पोजीशन है। और कंट्री बी के एंगल से सोचो तो कितने क्लॉथ दिया, सिर्फ 50 क्लॉथ दिया और बदले में वीट कितने लिया, 50। इसके पास बच क्या गया कि फायदा, देखो ये अगर पूरे रिसोर्सेस यूज करता तो या तो 50 यूनिट वीट बनाता या 100 यूनिट क्लॉथ बनाता। इसको तो सिर्फ 50 क्लॉथ देके 50 वीट अंदर हो गए। लेकिन अगर ये 50 फीट बनाता तो इसको कॉस्ट कितनी पड़ती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 सी की पड़ जाती, बराबर है ना। तो सोचो 100 सी की कॉस्ट पड़ती थी, अभी तो सिर्फ 50 सी गए, यानी फायदा कितना हुआ, 50 सी का नेट फायदा हो गया। देख लो 50 सी दिया, 100 सी बनाया, नेट 50 सी का फायदा हो गया। यानी इसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, इसको पूरा ही फायदा इसने खा लिया। तो अब ए को समझना चाहिए ना, क्या समझना चाहिए, एक काम करो, ए बोलेगा भैया मैं 50 यूनिट वीट तो तेरे को देता, लेकिन तू मुझे अगर 70 सी देता है तो मैं दूंगा। तो क्या बी देने को तैयार हो जाएगा? हाँ, तो देगा। तो अब भी अगर दिया भी तब भी उसको 30 सी का फायदा है। समझे क्या? नहीं, क्या बात कर रहे, कुछ भी नहीं समझे? 50 सी कैसे है? वाह क्या सवाल है। मुझे एक बात बताओ, बी को मिला क्या है? 50 वीट मिला। 50 वीट अगर बनाता वो तो कितने सी लग जाते? 100 सी कॉस्ट पड़ती ना, 100 सी, 100 सी 50 वीट्स की कॉस्ट पड़ती। और यहां पे क्या मिल रहा बी को, 50 वीट मिल गए और देना कितना पड़ा, 50। तो फायदा कितने का हो गया? हाँ, ट्यूबलाइट जल गई। ठीक है, अच्छा नहीं, अच्छा है, जब तक नहीं समझे पूछ लेना भैया। एग्जाम में ट्यूबलाइट जलाने की कोशिश मत करना, जली हुई ट्यूबलाइट लेकर जाना, ठीक है ना, नहीं तो वहां जलाओगे। जब तक नहीं समझे पूछ लेना। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं, और ना मैं कभी नाराज होता कोई कुछ पूछे तो, कितनी भी बार पूछो, कितना भी सिली पूछ लो। जो फाउंडेशन में थे उन जानते हैं मेरे को, ठीक है, जो नहीं थे वो जान गए होंगे। चलो हाँ, और कोई? हाँ, क्या बोल रहे? पूरा एक बार फिर से बताओ, कल एब्सेंट थे क्या ये बताओ। हाँ बस, कल एब्सेंट थे, सच्ची एब्सेंट थे ना? एक काम करना, पक्का बताऊंगा, कोई तकलीफ नहीं, आप सिर्फ ये पढ़ना। मैं बार बार सबसे पहले क्या पूछा, कल कौन एब्सेंट था? आप क्या करना बेटा, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दी हुई है ना, पेज नंबर इस पे, वो एक बार घर से पढ़ के आना बस। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दिख रही पेज नंबर 4.4 पे, ये देखो ये वाली थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एक बार इसको पढ़ना मेरे बोलने पे, और फिर भी नहीं समझे तो कल मेरे से पूछना। ये जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक ये समझ में तकलीफ जाएगी। मैं बता देता हूं, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में फिर से, लेकिन तब तक समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। चलो, इसी की बात कर रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हमने एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स में क्या था, एक कंट्री ए था, कंट्री बी था। कंट्री ए अगर 100 यूनिट या तो अपने पूरे रिसोर्सेस यूज करके या तो 100 यूनिट वीट बना लेगा या 100 यूनिट क्लॉथ बना लेगा, दोनों पॉसिबल नहीं है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। और कंट्री बी की स्थिति ये है कि वो या तो 50 वीट बना पाएगा या 100 क्लॉथ बना लेगा, ठीक है। तो अगर कंट्री ए वीट बनाया, गलती से समझ लो उसने बोला कि मैं वीट बनाता हूं, तो क्लॉथ का नुकसान कितना होगा, 100 वीट बनाया तो 100 क्लॉथ नुकसान, मतलब एक वीट के बदले एक क्लॉथ का नुकसान, बराबर है, ये नुकसान हो गया। कंट्री बी की अगर मैं बात करूं तो एक वीट के बदले 2 क्लॉथ का नुकसान हो जाएगा। यानी तो किसने क्या बनाना चाहिए, इकोनॉमी के हिसाब से कंट्री ए ने वीट बनाना चाहिए, क्योंकि वीट बनाने की कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, सिर्फ 1 सी। लेकिन कंट्री बी को एक वीट बनाने की कीमत कितनी चुकानी पड़ रही, 2 सी। तो 1 सी इज बेटर और 2 सी इज बेटर, 1 सी की कॉस्ट बेटर है ना। तो एक काम करो, कंट्री ए को बोलो तुम वीट बनाओ,
क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है वीट बनाने की। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 1C। और कंट्री बी को बोलो भैया तुम क्लॉथ बनाओ, क्योंकि अगर तुम क्लॉथ नहीं बनाओगे तो वीट बनाओगे, वीट बनाओगे तो तुमको 2C का नुकसान होगा। तो व्हाट इज बेटर, 1C का नुकसान करना और 2C का 1C का नुकसान करना। इसलिए हम कंट्री ए को सजेस्ट करेंगे तुम वीट बनाओ, कंट्री बी को सजेस्ट करेंगे तुम क्लॉथ बनाओ। तो दोनों ने क्लॉथ बना लिया, सॉरी एक ने वीट बनाया एक ने क्लॉथ बनाया। देखो पूरे रिसोर्सेज यूज करके कंट्री ए ने 100 यूनिट्स वीट बनाए और कंट्री बी ने क्या किया, 100 यूनिट क्लॉथ बनाए। अब मेरा कहना है ये अगर ट्रेडिंग होती है तो दोनों फायदे में रहते हैं। देखिए इसको क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, इसको वीट की जरूरत पड़ेगी, खाने को तो लगेगा ना। तो एक काम करो आपस में ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग हम थोड़ी देर के लिए सेम पकड़ते हैं, कितनी कितनी, 50-50, 50 वीट 50C। यानी कंट्री ए ने क्या एक्सपोर्ट किया, वीट। कितने, 50 वीट एक्सपोर्ट किया। और बदले में क्या मिला, कुछ तो भी मिला ना। क्या मिला, क्या इंपोर्ट किया, 50C। क्या इसको कुछ फर्क पड़ा, नुकसान हुआ? नहीं, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। फायदा भी नहीं हुआ नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन कंट्री बी की बात करो तो क्या मिल एक्सपोर्ट किया, कंट्री बी ने कितने दिए, 50C दिए। बदले में आए क्या, बोलो ना, क्या है, वीट आए। कितने आए, 50। अगर ये 50 वीट आए हैं, अगर ये 50 वीट बनाता कौन, बी, तो कितने सी चले जाते, 100C चले जाते। देख लो, और 100C चले जाते, इसने तो 100 बना लिया सी, इसको देना कितना पड़ा, सिर्फ 50C देना पड़ा। तो इसका फायदा कितना हो गया, नेट 50C का फायदा होगा। यानी पूरा फायदा इसी ने खा लिया, इसको कुछ भी नहीं मिला। अब ये कंट्री ए को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग बराबर होनी चाहिए। अब इस ट्रेडिंग के अंदर एक को ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, और बी को पूरा ही फायदा हो रहा। तो ए ने क्या करना चाहिए, कायदे से बोलना चाहिए मैं 50 वीट तो दूंगा, लेकिन मुझे बदले में 60C दे या 70C दे या 80C दे, ऐसा कुछ दे तो ये ट्रेडिंग करने को तैयार होगा, तो ये ट्रेडिंग करेगा, ऐसा ए ने बोलना चाहिए। तो बी मान जाएगा क्या, हाँ 60C भी दे तो मेरा 40C का फिर भी फायदा है, 70 भी दे तो मेरा फिर भी 30C का फायदा है, 80 भी दे तो फिर भी मेरा 20 का फायदा है। जब तक बी को फायदा दिखेगा तब तक ट्रेडिंग करेगा, जब फायदा बंद ट्रेडिंग बंद। आई बस, अभी कितनी ट्रेडिंग करेंगे दोनों आपस में डिसाइड कर लेंगे। समझा अभी कि नहीं, ये नहीं समझ गया ना। अभी ये हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर्म में बोला। कल जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, अभी एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आप लोगों को, फिर से जो एब्सेंट थे थोड़ा ध्यान दो। कल हमने बेटा एक मैट नहीं, देखो ढंग से ही बताता हूं, रुको। कल हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, ये यहां पे दिखाता हूं, रुको, ये रहा, ये मैट्रिक्स बताया था। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखोगे, कंट्री ए वीट बनाता है तो 1 घंटे में कितने वीट बनाता है, 6 बुशल्स वीट बनाता है। ये देखो कंट्री ए 1 घंटे में 6 बना लेता है, और कंट्री बी 1 घंटे में कितना बनाता है, सिर्फ 1 ही बनाता। कौन सा एडवांटेजेस सिचुएशन में है, कंट्री ए। दैट मीन्स कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वीट। That means country B has absolute disadvantage in producing wheat. हाँ की ना, कंट्री ए 1 घंटे में 4 यार्ड क्लॉथ बनाता है, कंट्री बी 1 घंटे में 5 यार्ड क्लॉथ बनाता है। कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। तो व्हाट शुड बोथ डू, कंट्री ए शुड प्रोड्यूस व्हीट, कंट्री बी शुड प्रोड्यूस क्लॉथ, और फिर उन्होंने ट्रेडिंग करना चाहिए। बराबर है, ठीक है। ये अब पढ़ना ट्रेडिंग के बारे में, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और सिचुएशन आ गई हमारे पास, वो सिचुएशन ये थी। इस सिचुएशन में क्या लग रहा है आपको, कंट्री ए 1 घंटे में वही 6 बना रहा है, ये भी बना रहे हैं। कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लॉथ एंड एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन व्हीट। लेकिन कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लॉथ एज वेल। यहाँ पे देखो ये 4 है, ये सिर्फ 2 है। दैट मीन्स कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ wheat and cloth. Country B has absolute disadvantages in what? Wheat and cloth.
यस और नो? तो फिर भी ट्रेडिंग पॉसिबल है क्या? हाँ, रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया कि ट्रेडिंग पॉसिबल है, फायदा जरूर कम ज्यादा होगा लेकिन ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की बात मत करो, हम कंपैरेटिव करो। कंपैरेटिव कैसे? देखो, अगर कंट्री ए वीट बनाता है तो एक ही घंटे में तो 6 बन जाते हैं, और कंट्री ए अगर 1 घंटे में क्लॉथ बनाता है तो 4 ही बनते हैं। तो कंपैरेटिवली किस उसने क्या बनाना चाहिए? उसने वीट बनाना चाहिए, क्योंकि 6 बनेंगे। और कंट्री बी की बात करो तो कंट्री ए 1 घंटे में एक ही वीट बनाता है, लेकिन क्लॉथ कितने बना लेता है? 2 बना लेता है। तो क्या बोलते हैं कि भैया कंट्री बी तू एक काम कर क्लॉथ बना, कंट्री ए तू एक काम कर वीट बना, और फिर तुम लोग ट्रेडिंग करके देखो फायदा होता है क्या। तो हाँ, कंट्री ए को भी फायदा होता है, बी को भी फायदा होता है। ये ट्रेडिंग जरा घर पे पढ़ के देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा छाप के दिया, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? ओ भैया, डाउट? ध्यान वहां था इसलिए पूछ लिया। ठीक है, चलिए आगे चले। अब एक और 2 प्राणी आए, उन्होंने और थ्योरी दे दी। ये थ्योरी बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 चीजों की बात करती है। 2 तरह के कंट्री रहते हैं वर्ल्ड में, एक रहते हैं लेबर अबंडेंट कंट्री और एक रहते हैं कैपिटल अबंडेंट कंट्री। लेबर अबंडेंट मतलब बहुत लेबर ही लेबर है, पैसा नहीं है। और एक रहते हैं पैसा ही पैसा है लेकिन लेबर नहीं है। यूएसए इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल अबंडेंट एंड बांग्लादेश इज द एग्जाम्पल ऑफ, इंडिया को ज्यादा नहीं गिराते ना, अच्छा नहीं लगता। बांग्लादेश इज द एग्जाम्पल ऑफ लेबर अबंडेंट कंट्री, ठीक है? तो लेबर अबंडेंट कंट्री में लेबर सस्ता कि कैपिटल सस्ता? ऑब्वियसली जो चीज ज्यादा है वो सस्ता। चीपर टू प्रोड्यूस एलजी, एलजी यानी लेबर ओरिएंटेड गुड्स, जिस गुड्स में लेबर ज्यादा लगता है वो बनाना यहां सस्ता पड़ेगा, और जिस गुड्स में कैपिटल ज्यादा लगता है वो बनाना यहां सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहां कैपिटल सस्ता है या लेबर सस्ता है। समझ आई बात? तो बांग्लादेश ने क्या बनाना चाहिए? ऐसे गुड्स बनाना चाहिए जिसमें लेबर लगे, और फिर ज्यादा बना के क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। हाँ कि ना? सच कंट्रीज विल एक्सपोर्ट लेबरियस गुड्स एंड इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। तो ये कंट्री क्या करेंगे? सच कंट्री विल एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, एंड इंपोर्ट लेबरियस गुड। हाँ कि ना? तो अगर ये ऐसा हुआ, अरे आगे बहुत है, पहले इतना देखो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इनके यहाँ जो ये अबंडेंट लेबर है ये यूटिलाइज हो जाएगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और इनके यहाँ जो अबंडेंट कैपिटल है वो यूटिलाइज हो जाएगा। यस और नो? There will be more demand for labor employed in producing laborious good, thereby pushing up the factor prices. There will be more demand for labor employed in producing capital goods, thereby pushing up the factor prices. There will be more demand for labor, नहीं, यहाँ पे capital लिखो, mistake है, capital लिखो काट के। अरे कैसे रहेगा बेटा? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल की डिमांड लगेगी, लेबर की नहीं लगेगी। कैपिटल गुड्स मतलब जिसमें लेबर नहीं लग रहा, पैसा लग रहा बनाने के लिए, लेबर बहुत कम लग रहा। बोलो ना जोर से, समझिए। आई एम अनेबल टू हियर, प्लीज। कैपिटल अबंडेंट है कौन? ये वाला ना? हाँ, बताता ना। फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लेबर भी आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में और कैपिटल भी आता है, इसलिए फैक्टर प्राइसेस में चेंज होगा। दोनों केस में फैक्टर प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। कौन सा फैक्टर प्राइस? इस केस में कैपिटल जो खाली पड़ा था वो फैक्टर नाम से ऊपर जाएगा, और इस केस में लेबर नाम का फैक्टर का प्राइस बढ़ेगा। समझ आई क्या? ये 100 रूमाल पड़ी है यहाँ पे। कितनी पड़ी है? 100। एक भी आदमी खरीदने नहीं आ रहा, और आप गलती से मेरे से एक आध पीस लेने आ गए, तो मैं महंगा बताऊंगा कि सस्ता बता के बेचना की कोशिश करूंगा। ये हालत है लेबर अबंडेंट कंट्री की, या लेबर बहुत सारे पड़े लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। अब जस्ट इमेजिन इस टाइप के गुड्स अगर बनने लग गए, लेबरियस गुड्स, ऐसी सिचुएशन आई कि बांग्लादेश लेबरियस गुड्स बना के एक्सपोर्ट करेगा, तो लेबर कंज्यूम होना स्टार्ट होगा,
तो भाव बढ़ेंगे कि कम होंगे? वैन हाँ बेटा कैसी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री के बाहर 100 लेबर बैठे हैं और आपको 10 ही लेबर की जरूरत है, तो मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा ऐसा बोलेंगे वो लोग। और फैक्ट्री के बाहर 100 लेबर बैठे हैं और आपको 110 की जरूरत है, तो सब भाव खाएंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए फैक्टर प्राइस बढ़ेगा। कैपिटल अबंडेंट कंट्री, बहुत कैपिटल है खाली पड़ा है, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे। कैपिटल ज्यादा पड़ा है, क्या करे, मरता क्या ना करता, सस्ते में बेच दो भैया। सब्जी वाला क्या करता है लास्ट में शाम को जाते टाइम पे, क्यों बेचता है? भैया बेच दो भैया, कल तक खराब हो जाएगा, ज्यादा पड़ी है बेच दो। और अगर उसके बाद सब्जी बची नहीं तो, और 1 आध किलो ही बचा है, तो क्या सस्ते में देगा क्या आपको? और अगर शाम को लेने वाले आप लोग बहुत आ गए तो सस्ते में नहीं देगा, महंगे में ही देगा, देयर बाय पुशिंग अप द प्राइसेस। आई क्या बात समझे? जो चीज जिस कंट्री में ज्यादा है, अगर उस चीज की अचानक डिमांड आ जाती है, तो भैया धीरे धीरे भाव तो बढ़ने ही है ना। ऐसा सोच के देखो, थिंक। मेरा ये कहना है, ये लेबर अबंडेंट है यानी लेबर ज्यादा का बैठा है, ये कैपिटल अबंडेंट है या पैसा बहुत है। अब हम इनको एक प्रोसेस में डाल रहे हैं कि भैया तू एक काम कर, लेबर यूज गुड्स बना ताकि तेरा लेबर एब्जॉर्ब हो। अब लेबर एब्जॉर्ब होगा, लोगों को काम मिलना स्टार्ट होगा, तो भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यस बढ़ेंगे। और यहाँ पे यार सबसे बढ़िया, आप लोग सीए बन रहे ना, सीए बन के जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, मान लो कंपनी को 100 सीए लेने हैं और आप लोग 50 ही हो, तो जॉब तो सबको मिलेंगी, लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरे को तो 8 लाख ही चाहिए। अरे बोलते हैं ऐसा, सीधी सी बात है ना, कि आप वो जो 4 लाख में काम करने को तैयार हो जाओगे क्या? आप बढ़ाओगे। और इतनी अकल उसको भी है कि मुझे चाहिए 100, 50 ही बैठे हैं, शायद हैंडसम सैलरी देना पड़ेगा। कल अगर आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको थोड़ी पता है। और अगर 100 लोग बैठे हैं और उसको 20 ही लेना है या 25 ही लेना है, 50 ही लेना है, तो फिर आप लोगों में ही आपस में कंपटीशन हो जाएगा। मैं 4 लाख में काम करने को तैयार हूँ, मेरे घर पे कोई बीमार है, यस और नो, तो काम हो जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इससे नीचे का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और कोई डाउट है इसमें? जो चीज ज्यादा है उसका यूज करो ना, सिंपल सी बात है। अब पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ठीक है बोले कोई बात नहीं। अब सुनो, एक एचओ ट्रेड थ्योरम नाम का थ्योरम आया, इसका अभी जो अपन ने पढ़ा इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम है, ये दोनों का ही कंटिन्यूएशन है। समझा मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला, ये जो अभी मैंने ये भी पढ़ाया आपको, ये भी पढ़ाया, इसका इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम है ना, ये इसी का और इसी का दोनों का मिक्सचर और कंटिन्यूएशन है। समझ आई बात? यस और नो? ठीक है। तो ये पढ़ते टाइम पे हम इसी को कंटिन्यूएशन में डालेंगे और ये अलग से अलग है, इसको अलग से पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको एचओ ट्रेड थ्योरम पढ़ाता हूं, जिसका वास्तव मतलब इससे हमारे से कोई संबंध नहीं, ठीक है। एचओ ट्रेड थ्योरम, एचओ यानी, एचओ कौन है भैया? ये दो प्राणी, हेक्सर ओलिन, एचओ, ठीक है, इनके नाम। हाँ तो 2 आदमी तो बेचारे आदमी थे ये लोग, ठीक है। ये कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट मतलब वही इंटरनेशनल ट्रेड होंगी, जहाँ पे चीज़ सस्ती है वो वहाँ एक्सपोर्ट कर दो, जो चीज़ महंगी है वो बाहर से ले लो, वही चीज़ें है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इन्होंने लेबर अबंडेंट और कैपिटल अबंडेंट की बात करी, क्योंकि कोई भी गुड्स बनने में 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंड और एंटरप्रेन्योर तो रहता ही है, वो तो हर जगह रहेगा, लेकिन कैपिटल और अब लेबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर जगह लेबर नहीं मिलता और हर जगह कैपिटल नहीं रहता, ऐसा इनका सोचना था। और सही है, क्योंकि देखिए जगह हर जगह बनाने के लिए, बांग्लादेश में भी लैंड वही लैंड है, यूएसए में भी लैंड वही है, एंटरप्रेन्योर भी वही है जिसको प्रॉफिट कमाना है, लेकिन लेबर है क्या, कैपिटल है क्या, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन, ऐसा इनका कहना था। सही है कि नहीं है? ठीक है। तो अब एचओ ट्रेड थ्योरम, पहले इन दोनों ने क्या बोला ये पढ़ लेते हैं। अ कंट्री स्पेशलाइजेस एंड एक्सपोर्ट दोस प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ अबंडेंट रिसोर्स। सही बात है। यहां पे लेबर अबंडेंट कंट्री में कौन से इंटेंसिव रिसोर्स पड़े इनके पास? कैपिटल पड़ा है कि लेबर पड़ा है? तो वो कौन से गुड्स बनाना चाहेंगे जिसमें मेरे जो ज्यादा खाली रिसोर्सेज पड़े वो यूटिलाइज हो जाए। तो कौन से रिसोर्स बनाऊंगा मैं?
लेबर, और उसको क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा कि एक्सपोर्ट करूंगा, ज्यादा बना के ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करूंगा। तो बेटा इंपोर्ट क्या करूंगा, जो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी कम है तो मेरे खुद के यूज ना करके उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं अगर बनाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, दूसरा जिसके पास ज्यादा का पड़ा है तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, एंड इंपोर्ट दोज प्रोडक्ट विच रिक्वायर यूज ऑफ इट्स स्केयर रिसोर्स। ऑलरेडी मेरे पास कैपिटल कम है तो एक काम करो ना भैया, इंपोर्ट ही कर लो ना। अगेन बार्टर सिस्टम चल रहा है, लेबर वाले गुड्स बना के भेज दो, बदले में कैपिटल वाले ले लो, पैसे की बात ही नहीं कर रहा मैं। इसीलिए ये थ्योरी आजकल आउटडेटेड हो गई है सारी के सारी, ये सब बार्टर की बात कर रहे हैं अभी हम, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज सबको मालूम है आई होप, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स, खून के बदले खून। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हाँ ये फैक्टर प्राइस क्या बोलता है ये, फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन। अरे इक्विलाइजेशन वर्ड का मतलब बताओ, फैक्टर कौन से पकड़ रहे हैं हम यहाँ पे, चलो ये बताओ मेरे को। लेबर और कैपिटल, हमने दो फैक्टर पकड़े। इक्विलाइजेशन मतलब, इक्विलाइजेशन की बात क्यों कर रहा हूं मैं, इक्वल करना। तो अभी इम्बैलेंस है कैसे सर, किसी कंट्री में लेबर बहुत ज्यादा है, मतलब लेबर का प्राइस बहुत कम है, प्राइस इज लो। अरे लेबर ज्यादा है तो सस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और किसी कंट्री में सर कैपिटल बहुत ज्यादा है, यानी कैपिटल प्राइस इज लो। जापान में पैसे की कमी है क्या, नहीं, इसलिए 2% इंटरेस्ट में आपको अगर आपको लोन चाहिए तो मिल जाएगा। रिलायंस जियो ने पूरा के पूरा लोन जापान से लिया, और अगर आपको इंडिया में लोन चाहिए तो कितने परसेंट में मिलता है, 10-12% में कम से कम इंटरेस्ट रेट लगेगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया में कैपिटल कम है। ठीक है, दैट मीन्स लेबर अबंडेंट कंट्री में लेबर सस्ता है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री में कैपिटल सस्ता है। हाँ कि ना, नहीं समझे तो यहीं रोक लेना। ठीक है, तो ये तो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर इक्विलाइजेशन हुआ क्या, नहीं, एक जगह बहुत सस्ता, एक जगह बहुत महंगा। तो एक आदमी क्या, ये दोनों ने ये थ्योरम दिया कि भैया ये सिचुएशन अगर ऐसी होती है, कैसी, ये जो करने के लिए बोला और ये जो करने के लिए बोला, अगर ये दोनों कंट्रीज ये एक बात मेरी मानते हैं तो इससे क्या होगा, फैक्टर इक्विलाइजेशन आएगा। कैसे बताता हूं। अगर लेबर अबंडेंट कंट्रीज बराबर लेबरियस गुड्स प्रोड्यूस करें तो इनके यहाँ पे लेबर के प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, और कैपिटल अबंडेंट कंट्री अगर कैपिटल यूज करने लगे तो इनके यहाँ धीरे धीरे कैपिटल के प्राइस बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में, यस और नो। तो इससे बांग्लादेश के अंदर जो कैपिटल का प्राइस है वो ज्यादा है, लेबर का प्राइस कम है। अब लेबर बढ़ने लग रहा है, कैपिटल तो उतना ही है, कैपिटल तो हम यूज ही नहीं कर रहे, बराबर है, कैपिटल वहां के वहां है। यूएसए में कैपिटल बहुत सस्ता है लेकिन लेबर बहुत महंगा है। लेबर हम जहाँ के वहाँ रख रहे हैं लेकिन कैपिटल यूज करना स्टार्ट करें तो कैपिटल का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आपको एक फिगर्स से समझते हैं। ठीक है, यूएसए, यहां पे अगर आपको कैपिटल चाहिए तो 2% में मिल जाता है, यहां 12% में मिलता है। ठीक है, अरे हाँ कि ना, दिस इज कैपिटल अबंडेंट, दिस इज लेबर अबंडेंट। और यहाँ पे अगर लेबर चाहिए तो एक दिन का वो 1000 रुपया लेगा, रुपीज में बात कर रहा हूं, और बांग्लादेश में एक दिन का वो आदमी 200 रुपए में काम कर देगा आपके। ये सच है, यूएसए में लेबर सच्ची में बहुत महंगा है। यूएसए में लेबर, या यूके, वहां पे लेबर बहुत महंगा है। अगर आपको कुछ करवाना है, मतलब आपकी मेड अगर आप बुलाते हो, आप खाना वाना बनवाते हो, तो पर आवर 500 पाउंड चार्जेस है, मालूम है क्या आपको? सॉरी 100 पाउंड चार्जेस है पर आवर। 100 पाउंड मतलब कितना होता है, 100 इंटू 100, 10,000 रुपये पर आवर मेड के चार्जेस है। कहाँ पे, यूके में, लंदन में, ये फैक्ट है। 10,000 में तो अपने यहाँ 2 महीने चल जाएंगे, वो भी दोनों टाइम का खाना बना के जाएंगी। आई बात समझ में? और वहां 10,000 में सिर्फ 1 घंटा काम होगा। क्यों? लेबर की कमी है, कोई लेबर काम करने को तैयार ही नहीं है। और कैपिटल ही कैपिटल है, पैसा बहुत है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो अभी क्या होगा, अब इस थ्योरम के हिसाब से इन्होंने क्या करना चाहिए, यूएसए ने वो गुड्स बनाना चाहिए जिसमें कैपिटल का उपयोग हो, लेबर का उपयोग ना हो। और बांग्लादेश ने क्या करना चाहिए, वो गुड्स बनाना चाहिए जिसमें लेबर ही लेबर लगे, कैपिटल का यूज ना हो। अब ये कैपिटल की डिमांड बढ़ेंगी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हो सकता है करीब 10 के आसपास आके रुक जाए, 8, 9, 10 जो भी जाएंगे।
लेबर का यूज नहीं हो रहा तो प्राइस बढ़ेगा क्या? नहीं, डिमांड ही नहीं है तो भाव कैसे बढ़ेगा? और यहां पे क्या होगा? बढ़ेगा। लेबर ही लेबर, लेबर ही लेबर अगर गुड्स बनाएंगे, लेबोरियस गुड्स, तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, ये करीब 200 से 800 900 के आसपास आ जाएगा। अब ये थ्योरम का नाम क्या था? फैक्टर इक्विलाइजेशन। अगर ऐसा सच्ची में होता है तो सोच के देखो, ये 1000 और 900 आसपास है कि नहीं है? ये 10 और 12 आसपास है कि नहीं है? धीरे धीरे ऐसे फैक्टर प्राइस पूरे वर्ल्ड में इक्विलाइज हो जाएंगे। यानी यूएसए में भी इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, बांग्लादेश में भी इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, यूएसए में भी लेबर का चार्ज वही रहेगा, बांग्लादेश में भी लेबर का चार्ज वही रहेगा। इसको बोलते हैं फैक्टर इक्विलाइजेशन। लेकिन ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। तो थ्योरी सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली अच्छी। ये बोल के गए ये दोनों, अब बोले तो मान लो इनकी बात। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये पक्की बात है। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता क्या? नहीं होता ना। प्रॉब्लम ये आज के तारीख में नहीं होता। अब ये 50-100 साल पहले थेरी देखे गए थे बेचारे, अभी तो चले भी गए लोग ऊपर। ठीक है, तो चलो एक बार इनकी पढ़ भी लेते थेरी। इतनी मेहनत से इन्होंने थेरी बनाई, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम में आने वाला इसलिए सर, नहीं तो काय को पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकली देखिए, ये सब थेरीज का बाजार रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आजकल इकोनॉमी बहुत अलग हो चुकी है। और एक बात और बताऊं, आज जो इकोनॉमिक पोजीशन है, 10 साल बाद तो और ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल जो चेंजेस आते हैं बहुत ड्रास्टिक आते हैं। ठीक है, तो थेरी जो आज कोई देखी जाए, मतलब मैं समझ लीजिए आज कोई थेरी देता हूं और अगर आगे कोई पढ़ेगा तो वो मैच नहीं होंगे। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल समझ में आया ना? एज ए कोरोलरी मतलब इसी का कंटिन्यूएशन, फॉलोड फ्रॉम। किसने फॉलोड किया? ये एचओ थ्रेड थ्योरम। ये आपका एचओ थ्रेड थ्योरम का जो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है ना, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, due to demand for factor inputs in a particular type of goods in each country, फैक्टर प्राइस डिफरेंशियल विल ग्रेजुअली एलिमिनेटेड। जो फैक्टर प्राइस में फर्क है ना, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। इफ कंट्रीज आर एंगेज्ड इन फ्री ट्रेड एंड प्राइजेस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स इज इक्वलाइज्ड, व्हेन प्राइजेस ऑफ इनपुट फैक्टर विल आल्सो बी इक्वलाइज्ड बिटवीन कंट्री। सीधी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिटरमाइन होती है? सारे फैक्टर्स की कॉस्ट जोड़ के। तो फैक्टर्स के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने पकड़ लिया, लेबर और कैपिटल। अगर इनकी कॉस्ट इक्वलाइज होंगी तो बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर करो तो भी वो वही भाव पड़ेगा, यूएसए में मैन्युफैक्चर करो तो भी वही भाव पड़ेगा। तो प्राइस इक्विलाइजेशन होगा कि नहीं पूरे वर्ल्ड में? ऐसा बोलने को अच्छा लग रहा, मतलब थ्योरेटिकली होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना? वो बात अलग है, इन्फ्लेशन नाम का एक प्रॉब्लम आ सकता है, किसी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा रहा है, किसी कंट्री में इन्फ्लेशन कम रहा है। एक एग्जांपल भी दूंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट के अंदर वो चीज आएगी। दस ट्रेड इन गुड्स इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेड इन फैक्टर्स। गुड्स की ट्रेड कर लो, फैक्टर्स की ट्रेड मत करो। मतलब बांग्लादेश से एम्प्लॉय उठा के यूएसए में मत ले जाओ, यूएसए से कैपिटल लाके बांग्लादेश में मत करो, ऐसा मत करो। इससे अच्छा क्या करो, लेबर वाले गुड्स वहीं प्रोड्यूस कर लो और उनको वहीं बैठे रहने दो, और कैपिटल गुड्स वहीं प्रोड्यूस कर लो और कैपिटल को वहीं पड़े रहने दो। इसका मतलब ये होता है, दैट मीन्स फैक्टर्स की ट्रेडिंग मत करो, जो गुड्स है उसकी ट्रेडिंग करो। हाँ बोलो, समझ गया ना? प्रोडक्ट मोबिलिटी एंड फैक्टर मोबिलिटी बिकम्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। यानी फैक्टर्स हिलाने से अच्छा हम प्रोडक्ट्स हिला रहे हैं, दिस बोथ आर सब्सटीट्यूट। ठीक है, समझ आया क्या? अभी मॉडर्न थ्योरी क्या होती है? इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। ये जो थ्योरी है ना, ये देखो, ये जो थ्योरी अभी अपन ने पढ़ी ना बेटा, इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड भी बोलते और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड भी बोलते। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, मॉडर्न थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है। दोनों के बीच में कंपैरेटिव असेसमेंट मैं आपके नोट्स में शायद मॉड्यूल में शायद नहीं था, मैंने एक बनाया है 9 पॉइंट का, यह आप लोगों के लिए होमवर्क। हाँ, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं, मतलब दोनों थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। एक कंपैरेटिव असेसमेंट है, एक बार घर पे पढ़ के देखना। ठीक है, पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना। यह 5 मिनट दूं क्या? अभी पढ़ते क्या? घर पे तो पढ़ते नहीं आप लोग, पढ़ोगे क्या? पक्का? चलो ठीक है। एक इसके बाद भी पेट नहीं भरा लोगों का, तो अभी नई थ्योरी आई। क्या बोल रहे हैं? बहुत मजा आ रहा।
डाउट है कि कोई पूछो ना। समझ में आ रहा ना भैया? हाँ, समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं अंतर्यामी नहीं हूं। अभी एक नहीं हो गई बातें, करो शुरू वापस। क्या हुआ? मेरे से वैसे कोई डरता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ क्या। न्यू ट्रेड थ्योरी, एक थ्योरी और पढ़ लेते हैं। 1970 में ये ताजी ताजी निकल के आई है अभी। 1970 यानी ज्यादा दिन नहीं हुआ ना, 50 साल ही हुए ना। अरे हाँ, लेकिन इसके पहले की जो थ्योरी पढ़ रहे थे तो 100 साल पुरानी है, तो 50 कंपेरेटिवली नजदीक हो गया ना। कंपेरेटिवली, हाँ, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट, कंपेरेटिवली नजदीक है, ठीक है। न्यू ट्रेड थ्योरी is the economic theory that was developed in 1970 as a way to understand international trade patterns, and it came about to help us understand why developed and big countries are trade partners when they are trading in similar goods and services. These constitute more than 50% of the world trade. मतलब क्या हुआ? जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, बड़े बड़े यानी अमेरिका, रशिया, जापान, ये सब आपस में ट्रेड पार्टनर्स क्यों बनते हैं? आपस में ट्रेड पार्टनर्स क्यों बनते हैं? ये थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो चाइना, ये सब ट्रेडिंग क्यों करते, जबकि उसके पास भी सिमिलर गुड्स है, कैपेसिटी है, पैसा है, इसके पास भी गुड्स है। जैसे आज अमेरिका और चाइना की अपन बात कर लेते हैं। अमेरिका के पास सब कुछ है, आज भगवान का दिया सब कुछ है, उसके पास दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। और आपके इसके पास, चाइना के पास भी आज सब कुछ है, थोड़ा सा कम है लेकिन है सब कुछ ना। फिर भी आपस में ट्रेडिंग क्यों करते? 200 अरब बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेडिंग है। फिगर्स इमेजिन करो, तो क्यों क्यों कर रहे हैं आपस में ट्रेडिंग? क्या फायदा? मैं अगर खुद बनाऊं अमेरिका तो शायद मुझे महंगा पड़े, और चाइना से इंपोर्ट करूं तो सस्ता पड़े। और चाइना भी कुछ ऐसा सोचता हूँ, सर ये चीज़ मेरे पास नहीं है, अगर मैं खुद बनाऊंगा तो शायद बहुत महंगा पड़ेगा, एक काम करता हूँ अमेरिका से ले लेता हूँ। एक बात बताओ, ज़्यादा कौन किससे इंपोर्ट करता होगा? चाइना ज़्यादा इंपोर्ट करता है कि अमेरिका ज़्यादा इंपोर्ट करता है? अमेरिका ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसीलिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूटी बढ़ा, अभी ट्रेड वॉर चालू है चाइना और अमेरिका के बीच, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ड्यूटी बढ़ाते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है चाइना को। अब चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स पे ट्रेडिंग ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन अमेरिका को कुछ विशेष फायदा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही कम एक्सपोर्ट करता है, तो फर्क कम पड़ेगा। और चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कभी भी कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि गुड्स महंगे हो जाते हैं। मालूम है ये चीज़ आपको कि नहीं? कस्टम ड्यूटी आपके सिलेबस में है क्या? इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं है। तो फिर अगला चैप्टर चीख चीख के चिल्लाना पड़ेगा, मतलब स्पेशल टैरिफ, एड वॉलरम टैरिफ, मिक्स टैरिफ, टैरिफ रेट, मोस्ट फेवर्ड नेशन। हे भगवान, पहले थी तो मुझे ये पता है, ये पढ़ाना नहीं पड़ता था। सर ये हमको आता है, सर ये हमको आता है, सर ये हमको आता है। आप कुछ नहीं आता, समझ गए ना? कस्टम ड्यूटी के बारे में पढ़ा ही नहीं है ना, ठीक है, अच्छी बात है, गुड गुड। आपको जीएसटी आ गया ना, एक्चुअली इनकम टैक्स और जीएसटी, इतना सारा इनकम टैक्स 50 मार्क के लिए, पूरा तो ही नहीं पढ़ना है ना। 60 का है क्या इनकम टैक्स? अच्छा, और जीएसटी से 40। जीएसटी तो बेसिक होगा ना आप लोगों को? थोड़ा सा होगा ना, ज्यादा थोड़ी होगा। अभी बच्चे हो आप लोग, चलो चलो ध्यान देते क्या थोड़ा सा, प्लीज ध्यान दो। कस्टम ड्यूटी के बारे में बाद में, मतलब अगला चैप्टर ही हमारा उस पर। दिस प्लीज, ट्रेडिंग होंगी, हाँ हो सकती है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन की इकोनॉमिक सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड एंड ऑटोमोटिव। इसके अंदर ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। These are usually products that come from large global industry that directly impact international economies. The mobile phones we use are good example. India produces them and also import them. क्या इंडिया मोबाइल फोन प्रोड्यूस करता है क्या? इंडिया में मोबाइल फोन प्रोड्यूस होते हैं क्या? कैसे नहीं होते? एमआई कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एप्पल का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आने वाला है, मतलब शुरू होने वाला है फॉक्सकॉन करने का। मेरा ये कहना है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है क्या, इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहा है क्या? तो मैन्युफैक्चर हो रहे तो इंपोर्ट भी हो रहे हैं,
क्योंकि इंडिया की नीड इतनी ज़्यादा है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग से भी काम नहीं चल रहा और हम साथ में इंपोर्ट भी कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले का सीन इमेजिन करो, जब मेक इन इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब मेक इन इंडिया तो जब से मोदी जी आए तब से आया है, उसके पहले क्या मोबाइल इंडिया मैन्युफैक्चर होते थे क्या? सिर्फ एक माइक्रोमैक्स नाम की कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर करती थी, और बाकी बाकी सारे के सारे फोन्स इंपोर्ट होते थे। और अब हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल है इंडिया, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल। वो बात अलग है, बाहर की कंपनी आगे मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन जीडीपी तो इंडिया का बढ़ रहा ना। व्हाट इज जीडीपी? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मोबाइल यहाँ आके मैन्युफैक्चर होंगे तो जीडीपी किसका बढ़ेगा? अपना ही बढ़ेगा ना। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं यार? जीडीपी की डेफिनेशन बताई थी ना। NTT argues that, NTT यानी new trade theory argues that because of substantial economies of scale and network effect, it pays to export phone to sell in another country. Those country with the advantage will dominate the market and the market takes the form of monopolistic competition. मोबाइल फोन के अंदर किसी एक कंपनी का नाम बता सकते हो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है? कंपनी का नाम नहीं, कंट्री का नाम, सॉरी। कौन सा कंट्री मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है? मतलब हमेशा मार्केट को डोमिनेट करेगा। चाइना, ऑब्वियसली चाइना में सबसे ज्यादा, और यूएसए भी बोल सकते हैं आप, एप्पल के फोन यूएसए से आते हैं, ठीक है? तो चाइना एंड यूएसए, ये दोनों हमेशा मार्केट लीडर रहेंगे, डोमिनेंट पोजीशन के अंदर रहेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एनटीटी, इस थ्योरी के हिसाब से इसने 2 की कंसेप्ट दिए, एक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा नेटवर्क इफेक्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब इकोनॉमिक्स में 2 चीजें रहती है, एक रहता है डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स और एक रहता है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे एक चीज बताओ, डिमांड तो है तभी तो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कौन करेगा? चाइना। इंडिया वाला इंपोर्ट कर रहा है, सप्लायर कौन है? चाइना। सप्लाई जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है उसको एक वर्ड बोलते हैं हम, कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, तो वही यहाँ पे बात है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अ फर्म प्रोड्यूसेस मोर ऑफ प्रोडक्ट, इट्स कॉस्ट पर यूनिट goes down. So if the firm serves domestic as well as foreign market instead of just one, it can reap the benefit of large scale of production. Consequently, the profit are likely to be higher. समझ आए बात? सिर्फ आप इंडिया में मत एक्सपोर्ट करो या सिर्फ आप चाइना में मत बनाओ, चाइनीज पीपल्स को तो दो, प्लस साथ में इंडिया में भी एक्सपोर्ट करो, रशिया में भी एक्सपोर्ट करो, पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट करो। तो इससे क्या होगा? आपका सेल बढ़ेगा। आप इंडिया चाइना में तो सप्लाई कर ही रहे हो, प्लस इंडिया में भी या रशिया में भी, कहीं भी आप अगर सप्लाई करते हो आपका सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ने से आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। हाँ कि ना? नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होता है? आपका ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, आपके जितने भी लैपटॉप्स हैं, जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर, सब में विंडोज रहता है। विंडोज क्यों डालते हैं आप लोग? क्यों बाकी और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं डालते? लिनक्स विनक्स। अच्छा है कि हर आदमी के पास यही है, हर सॉफ्टवेयर इसमें चलता है कि नहीं चलता है, तो इसीलिए हम लोग ये डालते कि भैया बाद में झंझट नहीं हो, कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा वो विंडोज कंपेटेबल तो रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? इसीलिए हम लोग नेटवर्क इफेक्ट, इसको नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं। यानी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब भेड़चाल बोलते हैं ना, इसके पास भी वही है, इसके पास भी वही है, इसके पास भी वही है, तो एक काम करो वही चीज अच्छी है। आई बात समझ में? मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है जो एप्पल, लेते क्या हम उसको, यूज करते क्या नहीं? क्यों? कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उससे आसान है, लेकिन सब लोगों को नहीं पता। यस और नो? इसीलिए हम लोग, या हर सॉफ्टवेयर उसमें कंपेटेबल नहीं है, इसीलिए इस चीज को बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप के अलावा हाइक भी आता है, वो हाइक वाइक क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि कोई यूज नहीं करता सर ज्यादा, और व्हाट्सएप हर मोबाइल में है। आई बात समझ में? इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। जिस प्रोडक्ट का नेटवर्क सबसे ज्यादा, वो प्रोडक्ट ज्यादा यूज में आएगा। इसको बैंड वैगन इफेक्ट भी बोलते हैं। एक लेता है तो सब लेते हैं, ये सुना होगा ना बैंड वैगन इफेक्ट, घूमते रहता।
इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। समझ आया? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसका गुड एग्जांपल दिया है मोबाइल ऐप का व्हाट्सएप और सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एग्जांपल ध्यान रखोगे पूरा ध्यान आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा साइड हो गया? सप्लाई साइड हुआ कि डिमांड साइड हुआ? डिमांड साइड। आप डिमांड कर रहे हो व्हाट्सएप की, आप डिमांड कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, सप्लायर तो सप्लाई कर ही रहा ना। मुझे एक बात बताओ, एक सॉफ्टवेयर बनाना मतलब क्या? एक बार बना लिया फिर कॉपी करके ही बेचना है ना। तो और जितने ज्यादा लोगों को मिले उतना कॉस्ट कम होगा। तो आप डिमांड करोगे तब तो बेचना पड़ेगा ना। चलिए, ये यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ। 14 यूनिट्स है, 10 हो गए। 11वां यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये पूरा नहीं होगा आज, इसमें सिर्फ आपको मैं कुछ टर्म्स है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ना, अगर पूरा पढ़ते बैठोगे तो आप लोग सो जाओगे। मतलब भाई पढ़ रहे सर, पढ़ रहे, वो वाली बात हो जाएंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और हर टर्म में एग्जाम्पल मैंने कंपलसरीली डाला है कि आप घर पे भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कस्टम ड्यूटी पढ़ा हुआ रहता तो शायद ये पढ़ाना ही नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। इसमें टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर। पहले मैं सिर्फ टैरिफ की बात करूंगा। टैरिफ वर्ड का मतलब क्या? रेट, टैरिफ, टैक्स लगाना, कुछ तो भी लगाना कि गुड्स या तो सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, दोनों भी। कितने रेट से लगाना उसको बोलते हैं टैरिफ। आप होटल में जाते हो, होटल टैरिफ नहीं लिखी रहती, भैया ये रूम सिंगल बेडरूम आपको इतने में मिलेगा, डबल बेड इतने में मिलेगा। तो वैसे ही जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पे भी टैरिफ रहती है कि कितने रेट से कस्टम ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी क्यों बोलते हैं? कस्टम ही वर्ड क्यों यूज किया? एनीबॉडी? अच्छा, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो खाली हाथ जाते हो क्या? कि कुछ तो भी लेके जाते हैं? अगर वहां छोटे बच्चे होंगे तो शायद आप चॉकलेट लेके जाओगे, या गर्मी का सीजन है तो आप आइसक्रीम लेके जाओगे, कुछ तो फ्रूट्स लेके जाओगे। खाली हाथ जाते क्या? नहीं। तो पहले पता है क्या होता था? आज से 100-200 साल पहले फॉरेनर्स जो इंडिया में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, वो यहाँ के राजा के लिए कुछ तो भी लेकर आते थे, गिफ्ट्स, कुछ तो भी। आज राजा कौन है हमारे कंट्री का? गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही किंग है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन चलाता कौन है? गवर्नमेंट। तो अगर वो लोग कुछ ला रहे हैं हमारे कंट्री में, कुछ गुड्स लेके आ रहे हैं, तो कुछ तो राजा को भी देना पड़ेगा ना। तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी। उनकी ड्यूटी है वो टैक्स देने की। और ये कस्टम जो है, ट्रेडिशन, कस्टम बोलते ना, सालों से चलता आ रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है कस्टम ड्यूटी। सच्ची, लॉजिकल नहीं है, सच्ची यही कारण है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी इसको बोलते हैं। तो टैरिफ क्या होता? इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स imposed at the border on goods going from one custom territory to another। समझ आई ये डेफिनेशन? सिंपल डेफिनेशन है। अब ध्यान से सुनना, किस तरीके की टैरिफ रहती है। मैं रेट की बात नहीं कर रहा, रेट 10% भी रह सकता, 20% भी रह सकता, वो रेट ऑफ टैरिफ हो गया। कितने तरह का, क्या नेचर है टैरिफ का, कैसे टैरिफ लगाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक एक लिखी है। एक रहती है स्पेसिफिक, एक रहती है एड वैलोरम। ये दोनों कॉमन फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। स्पेसिफिक का मतलब पता है क्या होता है? बहुत सिंपल। कोई भी जैसे बाइसिकल का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया वाले बोलते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी बाइसिकल इंपोर्ट किया 10,000 रुपए की ड्यूटी लगेगी। कोई भी बाइसिकल इंपोर्ट किया 10,000 या 5,000, जो भी, 5,000 समझ लो, पकड़ लिया। कोई भी बाइसिकल आपने इंपोर्ट किया तो 5,000 रुपए की ड्यूटी लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं 10,000 की बाइसिकल इंपोर्ट करता हूं, मेरी इंपोर्ट कॉस्ट 10,000 रुपए है, तो कितने रुपए लग गए मुझे? समझे ही नहीं आप मेरी बात अभी तक। मेरा कहना है, मैं अगर 1 यूनिट ऑफ बाइसिकल इंपोर्ट करता हूं, बाइसिकल समझता है कि वो भी बताऊं, 1 यूनिट अगर मैं बाइसिकल इंपोर्ट करता हूं, एक पीस, तो मुझे 5,000 रुपए ड्यूटी देनी है। बस बात खत्म। स्पेसिफिक, साइकिल कैसी भी हो, गेयर वाली हो, विदाउट गेयर हो, चक्के हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। बाइसिकल इंपोर्ट किया, कितनी ड्यूटी जाएंगी? 5,000। तो बाइसिकल अगर 1 लाख की हो या 10,000 की हो या 50,000 की हो, ड्यूटी कितनी रहेंगी? स्पेसिफिक, साफ साफ बोला हुआ है।
बाइसिकल की कीमत से कोई मतलब है क्या? नहीं। तो गलत है कि नहीं है? यानी अगर किसी इंसान ने 1 लाख की बाइसिकल इंपोर्ट करी तो भी 5,000 दिया, और किसी ने बेचारे ने 10,000 की बाइसिकल इंपोर्ट करी तो भी 5,000 दिया, यानी 10,000 वाले को कितने परसेंट ड्यूटी हो गई? 50%। सोच के देखो। और वो 1 लाख वाले को 5%। तो ये तो गलत है ना? अब गलत है, लेकिन ये भी एक तरीका है टैरिफ लगाने का। ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक। इसीलिए आजकल ज्यादातर प्रोडक्ट से स्पेसिफिक ड्यूटी गवर्नमेंट ने हटा दी है। तो फिर एड वैलोरम क्या होता है? एड वैलोरम कुछ नहीं, परसेंटेज। जो उसकी कीमत है उसका 10, 20, 30 जो गवर्नमेंट की इच्छा हो वो लगा देना, इसको बोलेंगे एड वैलोरम ड्यूटी। समझ आया दोनों? क्या दोनों एक साथ लगाई जा सकती है, स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम? यस, बिल्कुल लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट अगर बोलती है कि भैया 1,000 रुपए पर बाइसिकल प्लस 10% ऑफ इट्स वैल्यू, तो ये क्या हो गया? कोई भी बाइसिकल हो 1,000 तो हम लेंगे ही, शगुन हमको देना ही पड़ेगा आपको 1,000 रुपए का, प्लस जितने कीमत की आप बाइसिकल ला रहे हो उसका 10% और हमको दे दो। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कम, प्लस नहीं, कम एड वैलोरम टैरिफ। समझ आई बात? स्पेसिफिक समझा, एड वैलोरम समझा, और तीसरा जो मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन बता रहा हूं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कम एड वैलोरम टैरिफ। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक भी स्पेसिफाइड किया जाएगा और एड वैलोरम भी स्पेसिफाइड किया जाएगा। समझ आया बच्चों? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। नींद आ रही क्या? वैसे भी थ्योरेटिकल पोर्शन चालू, आधे लोग तो आना ही बंद कर दिए, सब सो रहे सवेरे घर पे। ठीक है, चलो जाने दो। इसके बाद एक और चीज रहती है मिक्स टैरिफ। मिक्स मतलब क्या होता? नहीं, दोनों को तो ये बोलते हैं बेटा, तो मिक्स्ड अलग है। मिक्स्ड यानी या ये गवर्नमेंट आप पे छोड़ेंगी। कभी आपने इनकम टैक्स में देखा होगा ना, 10,000 और 2% ऑफ द अमाउंट, विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर, ऐसा देखा कि नहीं? इसको बोलते हैं मिक्स्ड। यानी स्पेसिफिक बताएंगे, या तो 3,000 रुपए पर यूनिट दे दो, या परसेंट वैल्यू का 10% दे दो, विच एवर इज हायर। इसका मतलब क्या होगा? देखो, मैंने मान लीजिए एक बाइसिकल इंपोर्ट किया, वो बाइसिकल की कीमत मान लीजिए 25,000 रुपए है, और इस पे जो ड्यूटी है बाइसिकल के ऊपर, ये मिक्स्ड वाली है। मिक्स्ड मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है? आइदर 3,000 स्पेसिफिक और 20% एड वैलोरम, विच एवर इज हायर। हायर भी लिख सकती है, लोअर भी लिख सकती है, गवर्नमेंट की मर्जी। अब बताओ, ये 25,000 रुपए पे आपको कितनी ड्यूटी लगेगी? आइदर 3,000 और 20%। 20% कितना होता है? 5,000। विच एवर इज हायर बोला है तो कितनी देना पड़ेगा? 5,000। अगर विच एवर इज लोअर बोल दे तो 3,000। आई बात समझ में? चलिए अब वापस हायर वाली बात करता हूं। और ये साइकिल आपने 25 की नहीं 10,000 की इंपोर्ट की। अब बोलो कितनी ड्यूटी देना पड़ेगा? 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000। और 3,000 विच एवर इज हायर कितना देना पड़ेगा? 3,000 देना पड़ेगा। समझ आया क्या? इसको बोलते हैं मिक्स्ड टैरिफ। या तो ये दो या ये दो, सिंपल। समझ आया कि नहीं आया? सिंपल चीजें हैं। और जो लोग घर पे सो रहे हैं ना, बाद में इतना भारी पड़ेगा ये पढ़ना। और फिर कई फोन आते मुझे जब एग्जाम नजदीक आती ना, सर ये 40 मार्क का सर छोड़ दिए तो चलेगा क्या, या इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर ये बता दो, क्योंकि किसी ने हमको बताया आप जो बताते हो वो एग्जाम में आ जाता है। ऐसा होता नहीं है, फालतू की हवा है। एक आध बार मैंने एक दो चीज बोल दी थी और वो सही में एग्जाम में आ गई, इसको तुक्का लगना बोलते हैं। ठीक है, तो सर हमको बता। लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूरे क्लास में पूछ लिया था, सर एक काम करो ना आज इंपॉर्टेंट मार्क करा दो। अरे भैया पूरी किताब इंपॉर्टेंट है, ऐसा सीए एग्जाम में आप कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते। ठीक है, तो फिर घर में कभी पढ़ाई होती क्या? नहीं। यहाँ पे एक बार आपने सब सुन लिया समझ लिया, अब घर पे उतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और जितने एब्सेंट है जो अभी नींद ले रहे हैं, घर पे कोई पढ़ नहीं रहा होगा अभी,
जो लोग अभी क्लास में नहीं आ रहे हैं ना, वो घर पे सो रहे होंगे, यानी जो 2 घंटा है ना वो वेस्ट हो रहा है, और जो लोग आ रहे हैं वो 2 घंटा यूटिलाइज हो रहा है, आपका पढ़ाई में काम आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो सो रहे हैं उनको बता भी देना, मतलब घर पे। चलिए आगे चलते, जाने दो। कंपाउंड टैरिफ, जितना इजी आप लोग समझ रहे हो इकोनॉमिक्स को, उतना है नहीं है, मतलब अगर क्लास अटेंड नहीं करते हो, घर पे पढ़ते हो, तो तकलीफ जाएंगी। अभी देखो ना, एक छोटी सी चीज थी एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो लोग एब्सेंट रहे उनको समझने में थोड़ी तकलीफ हो गई, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। चलो इसके बाद बात करते हैं कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ मतलब क्या होता है? अभी आपको मैंने ये नहीं बताया था, दोनों का मिक्स्ड, ये रहा स्पेसिफिक और एड वैलोरम, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम कंपाउंड टैरिफ। ये देखो कंपाउंड टैरिफ और कंपाउंड ड्यूटी, इसमें दोनों भी रहेगा, स्पेसिफिक भी रहेगा, एड वैलोरम। सीधा एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ड्यूटी ऑन चीज इज 5% एड वैलोरम प्लस 100 रुपीज पर केजी, यानी 1 किलो चीज बुलाया तो उसकी जो भी कीमत है उसका 5% दे दो प्लस 100 का नोट और डाल दो। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं कंपाउंडेड टैरिफ और कंपाउंड ड्यूटी। समझ आया? पक्का? नहीं? एग्जाम्पल बताया ना, जैसे आपने चीज बुलाया, जैसे गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई कि भैया जितनी स्पेसिफिक भी और एड वैलोरम दोनों लगा रहे हैं। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट इतना लगेगा, और एड वैलोरम मतलब वैल्यू का इतना परसेंटेज, और मैं दोनों लगा सकता हूं। हाँ, ये जो बाइसिकल का एग्जांपल है इसी को कंटिन्यू करते, ये और को हटा के एंड कर दो, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये आपने पहले कितने की साइकिल बुलाई थी? 25,000 रुपए की ना, तो ये इधर हटा देता हूं, ये 25,000, यानी अब आपको कितना देना है? 3,000 रुपये पर पीस तो देना ही है, प्लस 20% एड वैलोरम, इसका 20% कितना हुआ? 5,000, यानी आपको टोटल ड्यूटी कितनी देनी पड़ेगी बेटा? 8,000। इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, वैसे डबल ड्यूटी लगना, इसको बोलते हैं। किसमें? इसमें और मिक्स्ड में? मिक्स टैरिफ में या तो ये और वर्ड है, और सिलेक्ट कौन करेगा? विच एवर इज हायर, जो हायर वो दे देना। गवर्नमेंट लिखेंगी ना आइदर विच एवर इज हायर और विच एवर इज लोअर, सिलेक्ट नहीं करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, गवर्नमेंट सिलेक्ट करके देंगी आपको, जो ज्यादा है वो दे दो या जो कम है वो दे दो। और इस केस में क्या होता है? दोनों देना है, ऑप्शन नहीं है। एंड और वर्ड हटा के एंड वर्ड डाला है, मतलब 3,000 भी देना है, यानी स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों देना है। हाँ, मिक्स्ड वाला, मिक्स वही है, ये मिक्स्ड कंपाउंड, मिक्स्ड। समझ आया ये? ठीक है, पक्का? चलो उसके आगे वाला टेक्निकल अदर टैरिफ। ये क्या होता है? टेक्निकल चीज, देखिए टेक्निकल लिखा है, इसका दूसरा नाम अदर भी है। टेक्निकल यानी प्रोडक्ट की कोई तो भी टेक्निकल कंपोनेंट के हिसाब से देंगे, प्रोडक्ट के कोई तो भी टेक्निकल कंपोनेंट के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी कार के ऊपर, कुछ लग्जरियस कार के ऊपर थोड़ा ज्यादा है और नॉर्मल कार पे कम है। अगर आप इंपोर्टेड मोबाइल फोन यूज करते हो तो जीएसटी 18% है, और नॉर्मल मोबाइल फोन यूज करते हो, इंपोर्टेड नहीं इंडियन मैन्युफैक्चर, तो 12% है। ये अभी अभी रेट चेंज हुए कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? कुछ तो भी टेक्निकल क्राइटेरिया पे, वैसे ही इसको बोलते हैं ड्यूटी लगाना। इसका एक एग्जांपल पहले ही पढ़ लेते हैं। These are calculated on the basis of specific contents of imported goods. उसमें ये है क्या? That is duties are payable by its components. For example, rupees 3,000 on each solar panel plus rupees 50 per kg on battery. सोलर पैनल आते हैं, उसके साथ उसकी बैटरी भी आती है, तो कैसे ड्यूटी लगा रहे हैं? पर पैनल 3,000 तो आपको देना ही है, प्लस जितने किलो की बैटरी है उतना 50 रुपीज पर केजी और दो। तो टेक्निकल कंपोनेंट क्या हुआ उस प्रोडक्ट में? टेक्निकल क्या है? बैटरी टेक्निकल है, बैटरी से टेक्निकल पार्ट, तो जितनी ज्यादा उसकी हाई कैपेसिटी उतनी ज्यादा ड्यूटी, जितनी कम उसकी कैपेसिटी उतनी कम ड्यूटी। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं हम टेक्निकल अदर टैरिफ। इसके बाद आता है टैरिफ रेट कोटा। ये क्या होता है? आपका इनकम टैक्स स्लैब है 5 लाख तक 0, उससे ज्यादा 20, उससे ज्यादा 30, यानी जिस आदमी की इनकम 5 लाख तक है
यानी गवर्नमेंट ने कोटा दे दिया कि भैया 5 लाख तक कमा ले, हम कुछ नहीं मांगेंगे, और उससे ज्यादा अगर तूने कमाया तो हम तेरे से टैक्स लेंगे। वैसे ही एक कोटा दिया जाता है इंपोर्टर को कि अगर तू 100 यूनिट तक इंपोर्ट करता है साल भर में तो हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। 100 से 1000 यूनिट इंपोर्ट करता है तो तेरे को 10% ड्यूटी लगेगी। 1000 से ज्यादा इंपोर्ट करता है तो तेरे को 20% ड्यूटी लगा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कोटा दिया उसको, इतना इंपोर्ट कर तो इतना, इतना किया तो इतना, इतना किया तो इतना। समझ आई बात सबको? हाँ, स्लैब नहीं, स्लैब नहीं रहता वो, स्लैब बेनिफिट नहीं रहता। नहीं मतलब अगर 1000 तक करेगा तो 5 ही 10 ही लगेगा, स्लैब बेनिफिट रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा? हाँ हाँ, स्लैब के हिसाब से रहेगा, जैसा गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि भैया नहीं स्लैब वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, डायरेक्ट वो स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा आपको। मैं समझा रहा हूं आपको। कोटा फॉर्म, कोटा फॉर्म मतलब कितना रिस्ट्रिक्शन, इतना कोटा अलाउ किया गया है। पहले ऐसा ही था, एक्सपोर्ट करने के लिए कोटा देते थे, इससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जब एलपीजी पॉलिसी आने के पहले इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थे हमारे कंट्री में, मतलब इस पर्टिकुलर चीज से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ बोलो, कोई डाउट है? और एग्जाम्पल लेने, कोई भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, इसी बाइसिकल का फिर से ले लो एग्जाम्पल। गियर वाली बाइसिकल भी आती, नॉन गियर वाली बाइसिकल भी आती, ठीक है। अगर आपने वही आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, पर बाइसिकल 3000 रुपए तो हम लेंगे ही आपसे, प्लस अगर आप गियर वाली नॉन गियर वाली नहीं, कोटा कोटा बांध देते हैं कि भैया अगर आप 1000 बाइसिकल इंपोर्ट करते हो एक साल में तो आप पे समझ लीजिए 10% ड्यूटी लगेगी जितने की वैल्यू के आप इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप 1000 से ज्यादा इंपोर्ट करते हो, ग्रेटर देन 1000, तो उसके बाद 20% ड्यूटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट क्यों करती है सब? कि भैया इंपोर्ट कम हो। जब जैसे ही वो क्वांटिटी को टैरिफ कोटा से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी बढ़ जाएगा, तो उसको बाइसिकल इंपोर्ट करना महंगा पड़ेगा, इसलिए वो 1000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसको रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। कोटा लगाना मतलब रिस्ट्रिक्शन। जैसे ये कोटा नहीं दिया जाता, रिजर्वेशन कोटा, ये क्या 100% दे देंगी क्या गवर्नमेंट? नहीं, 50% तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन कांट एक्सीड 50%। तो इसमें सब कास्ट आ गई, ओबीसी भी आ गए, एससी एसटी सब आ गए। 50 में से ही हिस्सा बांटना है, तो बचा 50 किसके लिए? ओपन वालों के लिए कुछ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आई बात समझ? इसको बोलते कोटा, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन। आई बात समझ में? मोस्ट फेवर्ड नेशन ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और श्रीलंका दोस्त है, इंडिया और श्रीलंका दोस्त है, और अगर आपको श्रीलंका में चाय पत्ती बहुत होती है, चाय पत्ती वहां पे अच्छी रहती है वहां की। अगर आपको चाय पत्ती इंपोर्ट करना है तो आप श्रीलंका से भी इंपोर्ट कर सकते हो, आप एग्जाम्पल चाइना से भी इंपोर्ट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपने चाइना से इंपोर्ट किया तो आपको 20% ड्यूटी लगेगी, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। और अगर आप हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन से इंपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी में 50% ऑफ, यानी 20 नहीं 10 ही लगेंगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन में गवर्नमेंट लिस्ट देंगी कि श्रीलंका हमारा दोस्त है, भूटान हमारा दोस्त है, नेपाल हमारा दोस्त है। मतलब हम यानी कि इंडिया इन नेशंस से ट्रेड को फेवर करते हैं कि भैया इनसे ट्रेडिंग करो, ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी था क्या मोस्ट फेवर नेशन में? था। जब से ये उरी अटैक, वो क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के पहले वो अटैक हुआ था ना, कहाँ पे होता, नहीं पठानकोट अटैक, उसके बाद गवर्नमेंट ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया कि पाकिस्तान, वैसे भी पाकिस्तान से छटाक भर का इंपोर्ट करते हैं हम लोग, मोस्ट फेवर्ड नेशन रहे क्या और नहीं क्या, सिर्फ 500 करोड़ रुपए का तो बिजनेस है साल भर का, और क्या, उसमें हटा भी लिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। समझा? मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ ये कई लोग करते हैं, जैसे इंडिया के मोस्ट फेवर्ड नेशन में श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान था, अब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंपोर्टर है वो कहां से इंपोर्ट करना प्रेफर करेगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन से। इससे क्या होगा? दोनों के बीच में ट्रेडिंग बढ़ेगी। तो एक कॉमन सेंस से बताओ, अगर हमने श्रीलंका को मोस्ट फेवर्ड में डाला है तो श्रीलंका ने भी हमको डाला होगा ना, बिगर कुछ लिए हम कुछ देने वाले तो है नहीं। तो इसका मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी वहां फायदा होगा, क्योंकि श्रीलंका भी किससे इंपोर्ट करना चाहेगा? इंडियन से,
क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने भी वहां के इंपोर्टर्स को बोला है कि इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन है, अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करते हो तो सस्ता पड़ेगा। इसीलिए ये 1-to-1 कोरिलेशन बैठाना पड़ता है, देना पड़ता है, ताकि इंडिया के एक्सपोर्टर्स का भी फायदा हो और साथ में हम उस कंट्री से हमारा ट्रेड बढ़ जाए। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। वेरिएबल टैरिफ क्या होता? वेरिएबल नाम से क्या समझ में आता? चेंज होना। ड्यूटी टिपिकली फिक्स की जाती है प्राइस को वेरी करने के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। देखो बताता हूं, पढ़ो एक बार पहले। ड्यूटी टिपिकली फिक्स टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ एन इंपोर्टेड कमोडिटी अप टू डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस फॉर द कमोडिटी। खिलौने, टॉयस, चाइना के बिकते कि इंडिया के बिकते आजकल? चाइना के। अगर गवर्नमेंट काफी साल पहले जाग जाती तो इंडियन टॉय इंडस्ट्री खत्म नहीं होती। कैसे? इंडियन टॉय, अगर मान लीजिए टॉय ए नाम का टॉय है, ये अगर इंडिया में 100 रुपए में बिकता है तो चाइना से वही टॉय 50, वही टॉय ए सेम क्वालिटी का लगभग सेम 50 या 60 रुपए में मिल रहा था। आप लोग कौन सा खरीदोगे? चाइना का, सीधी सी बात है। अब गवर्नमेंट ने ड्यूटी इसके ऊपर 10% लगा के रखी हुई थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट के ध्यान में ये बात आ जाती है कि भैया ये जो टॉय है ये तो इंडियन इंडस्ट्री 100 में बना पा रही है और चाइना वाले 50 में यहाँ पे दे रहे हैं, तो एक काम करो ना, वेरिएबल टैरिफ बनाओ। वेरिएबल टैरिफ मतलब इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए 10% ना लेके 50% टैरिफ कर दो। इससे क्या होगा? दोनों के प्रोडक्ट आसपास आ जाएंगे, यानी जो इंडियन इंडस्ट्री, अब क्या होगा? आप लोग अगर खरीदने जाओगे तो इंडिया वाला गुड्स भी 100 रुपया, चाइना वाला भी 100 या 90 रुपया, तो आपकी देशभक्ति जाग जाएंगी। कौन सा लोगे फिर आप? इंडियन ही लोगे ना कि चाइना लोगे? इंडियन ही लेंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए वेरिएबल टैरिफ लगाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा। वेरिएबल टैरिफ हुई ना, इसको वेरी किया ना, चेंज किया ना, बार बार चेंज करते ना गवर्नमेंट वाले। हाँ, बार बार, जितनी बार, 12 बार, जितनी बार करना कर सकते हैं। वेरिएबल, आज कुछ है तो कल कुछ कर देंगे। इससे क्या होगा पता है क्या? अब ये आज के लिए 50% लगा दिया, ध्यान से सुनना। अब जो इंपोर्ट कर रहे थे ये टॉय, वो लोग क्या करेंगे? इंपोर्टर्स इंपोर्ट करना कम कर देंगे, और एक बार इंपोर्ट कम हो गया, उनको आदत लग गई कि भैया अब इनको इंडिया का बेचना है, फिर धीरे से वापस इस ड्यूटी को कम कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। वेरिएबल, आई बात समझ? इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके बाद एक प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल मतलब क्या? एक आपने मोस्ट फेवर्ड तो अभी पढ़ा ही था। मोस्ट फेवर्ड में भी और किसको प्रेफरेंस देना? मोस्ट फेवर्ड में भी और किसको प्रेफरेंस देना, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल। तो मुझे एक बात बताओ, प्रेफरेंशियल रेट मोस्ट फेवर्ड रेट से कम होगा कि ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि मोस्ट फेवर्ड अगर 10% है तो प्रेफरेंस यानी उसमें भी हम और किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो रेट और कम रहेगा। यानी अगर हम उस कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो और सस्ता पड़ेगा। तो अगर हम किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वो भी हमको फिर प्रेफरेंस देगा कि नहीं देगा? देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन कंट्रीज। ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, इन्होंने आपस में प्रेफरेंस टैरिफ लगाई है, और वो प्रेफरेंस टैरिफ पता है कितनी है? 0। जीरो रेट भी कोई रेट होता है कि नहीं होता है? यस ना, यस और नो? जीरो टैरिफ लगा दी, मतलब भैया आपस में ट्रेडिंग अगर हम करेंगे तो प्रेफरेंशियल रेट से ट्रेडिंग करेंगे, और वो प्रेफरेंशियल रेट क्या है? 0%। 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियल रेट उन्होंने 0 रख दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला रेट होगा 5% उनका, ठीक है। बाउंड टैरिफ क्या होता? इतना तो लगेगा कि इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, बाउंड बन जाएगा कोई कंट्री। यहां पे बाउंड टैरिफ ज्यादा नहीं लगा सकते, तो कौन बाउंड करेगा मेरे को? मैं इंडिया को? मैं खुद अपने आप को बाउंड करूंगा? एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, WTO। ये पूरी वर्ल्ड की पंचायती वो लोग करते हैं, हालांकि उनकी कोई सुनता नहीं है। सुनता नहीं, हमको सुनना पड़ता। अमेरिका, रशिया जैसे लोग, चाइना जैसे लोग नहीं सुनते, नहीं सुनते। हाँ, क्या कर लोगे तुम ऐसा, लेकिन अपनी तो बैंड बच जाएंगी ना, अपन अभी छोटे लोग हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप WTO के मेंबर बनते हो तो उसमें एग्रीमेंट रहता है कि आप
इन कमोडिटी पे या इन कंट्री से ट्रेड करते वक्त या WTO के जितने मेंबर्स हैं उनसे ट्रेड करते वक्त आप ये चीजों पे इतनी से ज्यादा ड्यूटी नहीं लगा सकते। मतलब अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, अगर हमारे कंट्री ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, मतलब हम बंध गए, वी आर बाउंड। बाउंड कैसे हुए कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टैरिफ रेस नहीं कर सकते। तो ऐसे टैरिफ को क्या बोलते हैं? बाउंड टैरिफ। मान लीजिए हमने शूज के ऊपर टैरिफ तय कर ली कि हम 50% से ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये बाउंड लिमिट हो गई। कम लगा सकते क्या उससे? हाँ, 10 भी लगा सकते, 20 भी लगा सकते, 30 भी लगा सकते, प्रेफरेंशियल रेट भी दे सकते, लेकिन 50 से ज्यादा जा सकता क्या वो रेट? नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं बाउंड टैरिफ। तो अप्लाइड टैरिफ क्या हुई? ये बाउंड है ना, बाउंड कितनी है? 50, लेकिन मैंने कितनी लगाया? 10, 20, 30, तो ये क्या हो गया? अप्लाइड टैरिफ। भैया रिस्ट्रिक्शन 50 का है कि 50 से ज्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन कम तो लगा सकते हैं ना, हाँ कि ना? तो मैंने रियल में कितनी लगाई? अप्लाइड। अब देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन को हम सस्ता लगाते हैं, प्रेफरेंशियल को उससे सस्ता लगाते हैं, उनको बाउंड रेट से लगाते क्या? नहीं। और पाकिस्तान रहेगा तो मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम कौन सा? बाउंड रेट। पाकिस्तान के लिए बाउंड रेट, मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए अप्लाइड रेट। क्या अप्लाइड किया? मोस्ट फेवर्ड वाला। और प्रेफरेंशियल के लिए और कम अप्लाई किया। आई बात समझ में? हाँ कि ना? सिंपल चीजें हैं ये। एस्केलेटेड टैरिफ, ये क्या होता है? अप्लाइड टैरिफ फिर से बताऊं? अच्छा, मैंने आपको समझ लो बोला बेटा 10 घंटे पढ़ाई करना, 10 घंटे पढ़ाई करना, उससे ज्यादा मत करना, आपकी सेहत के लिए इतना ही ठीक है। और आप घर जाके 5 घंटे पढ़ाई करते हो। व्हाट वॉज बाउंड टाइम ऑफ ड्यूटी, टाइम ऑफ स्टडीज? 10 आवर्स। व्हाट यू हैव अप्लाइड? 5 आवर्स। वैसे ही बाउंड से ज्यादा जाओगे क्या आप? जी सर ने ही 10 बोला तो ज्यादा पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। यस और नो? ठीक है, हाँ, घर में जाके पढ़ेंगे। पढ़ने का नहीं बोला था ना, पहले ही दिन बोला था मैंने, लेकिन कभी कभी मैंने साथ में उसके ये भी एक बोला था कि अगर आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो, ऐसे करके बैठ जाते हो या ख्यालों में चले जाते हो, तो आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा। ये बोला था, कंडीशन अप्लाई। सेकंड एक चीज और बोला था कि कोई चीज अगर जाके बोलूं कि घर पे बेटा पढ़ लेना, तो वो थोड़ा सा प्लीज देख लेना। तीसरी ये भी बोला था अगर आप एब्सेंट रहोगे तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सीधी सी बात है ना यार, अगर आप एब्सेंट रहोगे तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल होऊंगा? तो एब्सेंट नहीं रहे, समझ में नहीं आया तो व्हाट कैन आई डू? ठीक है, तब जाके इन 3 केसेस में आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा। यू आर बाउंड, यू आर बाउंड। और आप अप्लाई कितना करते हैं भगवान जाने। कैसे पढ़ोगे? आप लोग भी सही हो यार। 5:30 बजे आप घर जाते, 5:30 बजती ना, 5:30 बजे यहां से निकलते, 7 बजे छुट्टी है क्या अभी? हो क्या? सब सब्जेक्ट की क्लास लगाई क्या आप लोगों ने? अच्छा। और फिर उसके बाद घर कब जाएंगे, कब खाएंगे, कब सोएंगे? आपकी भी गलती नहीं है, इसीलिए मैं बोलता कम से कम क्लास तो अटेंड करो और अटेंटिव तो रहो यहाँ पे, तो आपका काम हो जाएगा। अब वो नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, चलो, समझा क्या? किसमें? हाँ बोला है ना। तो अप्लाई देखो, बाउंड कितना किया? 50% से ज्यादा नहीं लगाना। मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन को फायदा कितना दे रहा? उनसे 20% ले रहा, 10% ले रहा। तो मैंने अप्लाई कितना किया? मोस्ट फेवर्ड के लिए 10 अप्लाई किया, उसमें से मैंने 10 ही पकड़ा। प्रेफरेंशियल को मैं 5 ही दूंगा, तो मैंने अप्लाई कितना किया? 5। यानी करने को क्या बोला और मैं उसमें से कितना काम कर रहा हूं। आई बात समझ में? घर से निकलते मम्मी ने बोला था बेटा पूरा पानी पी लेना, और मैं आधा पानी पी के आता हूं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे और आधा ही पीता हूं। तो बोला था पूरा पीने का, मैंने अप्लाई कितना किया? आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अप्लाइड टैरिफ। एस्केलेटेड क्या होता होगा फिर? एस्केलेटेड क्या हो गया बेटा? पानी भी नहीं जा रही क्या? एस्केलेटेड क्या होता? देखिए, एस्केलेशन क्लॉज सुना है कभी कि अगर ये रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो हम ये एस्केलेशन लगाएंगे, बराबर है? ये होता है डिस्क्रिमिनेशन करना। इसका एक एग्जांपल देता आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इंडिया से यूएसए स्टील पाइप्स इंपोर्ट करता है। इंडिया से यूएसए स्टील पाइप इंपोर्ट करता है और उस स्टील पाइप पे ड्यूटी थी 4%।
यानी यूएसए वाला अगर स्टील पाइप इंपोर्ट करे तो 4% ड्यूटी, और अगर रॉ स्टील इंपोर्ट करे तो भी 4% ड्यूटी थी। आई बात समझ में? यानी अगर यूएसए वाला रॉ स्टील इंपोर्ट करे या रेडी स्टील पाइप अपने क्वालिटी के हिसाब से इंपोर्ट करे, ड्यूटी कितनी लगनी है? 4%। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सस्ती है कि यूएसए में सस्ती है? कंपेयर्ड टू यूएसए, बिकॉज यूएसए इज कैपिटल अबंडेंट, इंडिया इज लेबर अबंडेंट, यहां पे सस्ता पड़ रहा। ठीक है, तो एज बीइंग यूएसए के आप समझ लो इंपोर्टर हो, आप यूएसए में बैठे हो और मैं स्टील पाइप्स भी बेचता हूँ, स्टील भी बेचता हूँ, आप मुझे क्या बना के भेजने का बोलोगे? सर आप सीधा हमको पाइप भेज दीजिए, हम पाइप की ट्रेडिंग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एस्केलेटेड टैरिफ डाला, मतलब अगर आप रॉ स्टील बुलाओगे तो ड्यूटी विल बी 4%, बराबर है, लेकिन अगर आप स्टील पाइप बुलाओगे तो ड्यूटी विल बी 16%, 16। तो अब आप लोग क्या करोगे? बीइंग यूएसए आप इंपोर्टर हो, रॉ स्टील बुलाओगे, क्योंकि स्टील फिनिश गुड्स बुलाने पे एस्केलेटेड टैरिफ लगाई हुई है। दोनों स्टील है, लेकिन रॉ बुलाते हो तो 4, एस्केलेटेड लगाई है किस पे? पाइप पे। हाँ तो सस्ता पड़ रहा था ना इंडिया में बनाना, मैंने पहले ही बोला ना, इंडिया में सस्ता पड़ रहा था, इसलिए उसने दोनों में 4% ड्यूटी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब हुआ क्या, अगर मैं पाइप बुलाता हूं, सस्ता भी पड़ता है, लेकिन ड्यूटी कितनी बढ़ गई? 12% ज्यादा हो गई, तो मुझे महंगा ही पड़ेगा ना। इंडिया में कोई बनाना इतना सस्ता थोड़ी पड़ रहा था, वो बराबर ड्यूटी ट्रम्प उतनी ही लगाएगा कि कितना उनको यहाँ पे सस्ता पड़ रहा, बराबर उतनी ड्यूटी लगा दी। अब यूएसए वाले करेंगे क्या? रॉ स्टील बुला के खुद वहां मैन्युफैक्चर करेंगे। काय को किया ट्रम्प ने ऐसा? भैया हमारे इंडिया में मच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जीडीपी बढ़ रहा था, लेबर को लेबर मिल रहा था, और वहां की फैक्ट्रीज खाली पड़ी थी। अब लोग क्या करेंगे? यहाँ की फैक्ट्री की बैंड बज गई और वहां पे लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल, इसको बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। समझ आई बात? हाँ कि ना? सिंपल चीजें हैं, अभी एग्जाम में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोहिबिटिव टैरिफ क्या होता? प्रोहिबिटिव मतलब हम नहीं चाहते कि ये गुड्स का कंजम्पशन हो या ये चीजें हमारे कंट्री में आए, तो हम प्रोहिबिटिव टैरिफ लगाते हैं। तो बताओ प्रोहिबिटिव टैरिफ हाई रहेंगी कि लो रहेंगी? इतना हाई रेट लगा देते, इतना ज्यादा रेट लगा देते कि इंडियन इंपोर्टर उसको खरीदे ही नहीं, इंपोर्ट ही नहीं करे, या इंपोर्ट करे तो इतना कम करे, उसको इतना महंगा पड़े कि अगले बार कान पकड़ ले। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव टैरिफ। किसी भी गुड्स को फॉरेन कंट्री से अंदर आने से रोकना, प्रोहिबिटिव टैरिफ लगाई जाएंगी। इंपोर्टेड कार, या आपको एक बेस्ट एग्जांपल दो तो एक मूवी आई थी शाहिद कपूर अनुष्का शर्मा की, बदमाश कंपनी नाम की, उसमें वो जूते की ट्रेडिंग करता था। 200-300% ड्यूटी थी, लेफ्ट लेग के शूज अलग जगह, राइट के अलग जगह, ड्यूटी भरना ही नहीं पड़ता था और बच जाता था। क्यों लगाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये 300% की ड्यूटी? ताकि इंडिया में बाटा के शूज बिके, इंपोर्टेड नाइकी, एडिडास, इनके शूज ना बिके। बाद में इन्होंने क्या किया, वही ड्यूटी को कम कर दिया, क्योंकि अब वो चाहते कि बाहर के शूज, जब भी एलपीजी पॉलिसी आई तो भैया इंपोर्ट फ्री अलाउड हुआ, तो उनका बिजनेस बंद हो गया था। जब जूते पे ड्यूटी 20% हो गई तो फिर क्या फायदा, कौन चोरी करेगा? 200% ड्यूटी है तो चोरी करना पूरा आता है, 20% ड्यूटी है तो चोरी करना पूरा आएगा क्या? नहीं, चोरी करना महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्सिडीज, ये क्या होता है? यहां ड्यूटी नहीं लगा रहे, उल्टा कुछ दे रहे सामने से, वाह लो आओ भैया वेलकम। यानी आप आए तो तिलक करके, जब भी जवाई अपने ससुराल जाता है, कोई भी जवाई, तो उसको कुछ देते हैं कि लेते हैं उससे? तिलक करके देते ना। आपकी कोई दीदी वगैरह होंगी और वो जवाई लेते हो क्या आप लोग? नहीं, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, वैसे ही सुनो ना, कौन आया, कोई आया फॉरेन से, कोई गुड्स आया, इंपोर्ट हुआ, तो हम उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगा रहे, लगाना तो दूर की बात, उल्टा सब्सिडी दे रहे। ऐसा क्यों? बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंडिया में शॉर्टेज है, तो ऐसे गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेंगी? ड्यूटी लगाना तो दूर की बात है, उल्टा भैया जो आदमी इंपोर्ट करेगा उसको सब्सिडी दी जाएंगी। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट सब्सिडी। इसका एक और नाम है पता है? नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। देखिए, ले नहीं रहे कुछ दे रहे, तो नेगेटिव इंपोर्ट हुआ ना, टैरिफ, नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ। समझा क्या? जनरली
जनरली पहली बात, ये बहुत लिमिटेड गुड्स पे रहती है। देने की बात कर रहे तो गवर्नमेंट के जेब से ज्यादा निकलता नहीं है, ठीक है। टैरिफ एज रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? आपने इनको एक झापड़ मारा तो ये क्या करेंगे? उसका रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं देंगे? एक लगाएंगे, अरे हाँ कि ना, ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। किसको? आपके कुछ तो भी एक्शन को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। चलिए, दो तरह की ड्यूटी है, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग। इसके अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग। इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बस ये लेके हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। दो कंट्री इमेजिन कर लेते, ट्रेडिंग वाले, चाइना और, नहीं नहीं, एक सेकेंड, चाइना और इंडिया। इंडिया बेचारा थोड़ा सा वो दबता है ना, स्पेलिंग आती नहीं मेरे को, तकलीफ है बहुत स्पेलिंग की, ठीक है। इंडिया, चाइना। चाइना के अंदर कुछ गुड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं, वैसे ही मैन्युफैक्चर करता है, वर्ल्ड में नहीं बिक रहा है तो चाइना के पास समझ लीजिए सब्सटेंशियल क्वांटिटी में बन जाते हैं। कभी भी कोई बिजनेसमैन के पास कुछ गुड्स जो बिकते नहीं है, बहुत ज्यादा बनता है, तो वो क्या करता है? लॉट निकाल देता है, सेल लगा देता है, आधे रेट में दे देता है, यस और नो। तो चाइना भी वही हरकत करता है। जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही 100 रुपए आ रही है, और इंडियन मार्केट की बैंड बजाने के लिए, इंडियन बिजनेसमैन की बैंड बजाने के लिए ये गुड्स इंडिया में 20 रुपए में दे देता है। कर सकता है ऐसा? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? उसका माल है, कितने में देना है, ठीक है। अब इंडियन इंपोर्टर क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो खुद करेंगे ही नहीं। मान लीजिए इंडिया में मैन्युफैक्चर करते तो 102 या 120 रुपए पड़ता। अब ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगी बंद, यहाँ का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, सब चाइना से इंपोर्ट कर करके इंडिया वाले बेच देंगे। यानी चाइना ने उसका एक्सेस सरप्लस लॉट इंडिया में एकदम सस्ते में डंप कर दिया। जब भी सेल में कभी भी लॉस करना पड़ता है, लॉट वाले को देते तो लॉस करके ही देते ना, तो इसने क्या किया, 100 में उसको खुद में पड़ रहा था घर में बनाना, तो 20 में ही हमको दे दिया। तो क्यों भैया इतना सस्ता क्यों दे रहा? इंडियन इंडस्ट्रीज की बैंड बजानी है। कुछ दिन के लिए मैं नुकसान झेलने को तैयार हूं, मैं यानी चाइना, इंडियन इंडस्ट्रीज की बैंड बजाना है, कुछ दिन के लिए नुकसान झेलने को तैयार हूं। तो ऐसे से अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी तो बैंड बज जाएंगी ना। ये चाइना ने क्या किया, जो प्रोडक्ट्स बनाए थे उसको डंप कर दिया इंडिया के अंदर। तो हम एक ड्यूटी लगाएंगे, जैसे दवाई के लिए एंटी बोलते ना किसी चीज को, एंटीडोट, वैसे ही हम यहाँ पे एक ड्यूटी लगाएंगे जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। कितनी लगानी चाहिए आपके हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी? देखो इंडिया में 120 में बन रहा है भैया, 100 की चीज थी 20 में दे रहा है, तो हमने 100 रुपए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देना चाहिए। तो क्या ये जो चाइना की हरकत का कोई असर होगा अब हमारे इकोनॉमी पे? नहीं है। इसको बोलते हैं टैरिफ एज रिस्पॉन्स। उसने किया इसीलिए हमको मजबूरी में करना पड़ा। आई बात समझ में? उसने झापड़ मारा तो हमने भी झापड़ मार दिया, काम खत्म। तो एक और चीज होती है, ये तो हो गई एंटी डंपिंग। दूसरा एक लिखा है काउंटर, VAILING, काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग मतलब क्या होता? इसको CVD भी बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, CVD। इसमें और एंटी डंपिंग ड्यूटी में एक छोटा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। फर्स्ट केस के अंदर, ये एंटी डंपिंग वाले केस के अंदर क्या हो रहा था, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी प्रोड्यूसर ही उससे सस्ता दे रहा था, यानी सीधा 20 में दे रहा था। इसमें पता है क्या होता है, 100 का गुड्स है, गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की बैंड बच जाए, तो वो क्या करेंगे, एक यहां पे प्रोड्यूसर को सब्सिडी देंगे कि भैया ये प्रोडक्ट्स की इंडिया में डिमांड बहुत है, चल तू तो 100 में बना रहा ना, हम तेरे को सब्सिडी देते हैं। यानी गवर्नमेंट मदद कर रही है, सब्सिडी दे रही है। कितना? मान लो 30 रुपए सब्सिडी दी जाती है। अब चाइना वाला गुड्स कितने में बेचेगा इंडिया में? 70 में। और हमारे यहाँ पे समझ लो वही 120 पड़ रहा था या 110 पड़ रहा होगा, वॉट एवर, कितना भी पड़ रहा होगा, 120, 110, 100, जो भी आपको समझना है। तो पहले तो कोई बात नहीं थी,
हम लोग इंडिया का गुड्स ले लेते थे, अब क्या हो रहा, वहां की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, इसीलिए वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सस्ता हुआ। तो इस सब्सिडी को काउंटर वेल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ड्यूटी लगाएंगे, जिसको बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और वो ड्यूटी कितनी होंगी, यहां 30 की सब्सिडी है तो बराबर 30 की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। इससे क्या होगा, कुछ नहीं, जो ये गुड्स इंपोर्ट हो रहा था 70 में प्लस 30 रुपए ड्यूटी, बराबर 100 रुपए आ जाएगा। तो चाइना 100 में मिल रहा, इंडियन 100 में भी मिल रहा, 110 में भी मिल रहा, कौन सा लोगे, इंडियन। 10 रुपए के लिए तो देशभक्ति जाग जाएंगी ना, यस और नो, इंडियन लेना प्रेफर करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग। क्या किया, टैरिफ एज रिस्पॉन्स। किसको रिस्पॉन्स किया, चाइना की एक हरकत को हमने रिस्पॉन्ड किया। आया समझ में, पक्का। अगर कस्टम ड्यूटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ रहता तो ये सब पढ़ाना नहीं पड़ता। हाँ, दोनों में गवर्नमेंट का फर्क तो बोल सकते हैं, लेकिन साथ में एक फर्क और है कि फर्स्ट केस में वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत सस्ता दे रहा है, यानी जानबूझ के नुकसान खा रहा है। इस केस में प्रोड्यूसर नुकसान नहीं खा रहा, प्रोड्यूसर 100 में ही दे रहा, गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दे दी इसलिए वो सस्ते में दे रहा। मतलब 100 रुपए का मुझे चाहिए तो 70 आप दे दो, 30 आप दे दो, मेरे को क्या लेना देना भैया, मेरे को तो 100 रुपए से लेना देना है ना। ऐसा ये फर्क है दोनों केस में। हाँ, फर्स्ट केस में इंडिया में जबरदस्ती डंप करना चाह रहे थे, सेकंड केस में इंडियन मार्केट को तबाह करना चाह रहे हैं सब्सिडी देके, तो उस सब्सिडी को काउंटर वेल कर रहे हैं हम। दोनों मोर और लेस है सेम, लेकिन फर्क इतना है, पहले केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी इतना कम दे रहे थे जिसकी हद नहीं, अभी वैसी बात नहीं है, सिर्फ सब्सिडी दी जा रही है। तो गवर्नमेंट को पता तो चल जाएगा ना हमारी कि चाइना वाली चाइनीज गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट पर सब्सिडी दी है। अरे आप गूगल पे भी डाल के देख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट पे सब्सिडी दी है, तो बराबर हम भी एंटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे। समझा गया। अरे हाँ कि ना। अब ये टैरिफ लगाने का इफेक्ट क्या होता, ये सब ये टैरिफ लगाते इसका इफेक्ट क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा, अगर किसी ने कुछ किया तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, है कि नहीं भाई। उस वो हमारे कंट्री में आके हमारी जगह पे प्रोडक्ट बेच रहा है तो कुछ हमने कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं, आज नहीं पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे, ठीक है। कल हम इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ देख के, और मेरे हिसाब से ये यूनिट हमारा कंप्लीट तो पक्का हो जाएगा, एक नया शुरू भी हो जाएगा, ठीक है। कल थियोरेटिकल पार्ट है, आ जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ फटाफट आपको समझा दूंगा। और उसके बाद यूनिट 4 तो छुट्टी मत मारना प्लीज। एक्सचेंज रेट वाला है, कन्वर्जन रेट है, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं और बहुत सारे समझने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर है। यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों प्रैक्टिकल है, ठीक है। चलो बाय।